नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। वह काला दिन, अंधेरी काली अमावस की रात, बिजलियों के कड़कने के बाद गरजते हुए बादलों की डरावनी आवाज और फिर दूर दूर तक फैलती हुई नीरवता। क्या यह वही पृथ्वी है जहां कभी आबाद थीं इंसानों की बस्तियां? कहां खो गईं वे आवाजें हंसने की? कैसे मिट गई तितलियों के पीछे भागते बच्चों की खिलखिलाहट? कहां गया वह जीवन? अचानक खुशी के मारे एली चिंगाड़ उठी। पीछे ही पीछे हथिनियों की फौज की धमाकेदार चिंगाड़ से पर्वत तक कांप उठे थे। आग उगलने वाले चमगादड़ों ने जंगल को रोशनी से भर दिया। मगरमच्छों और घड़ियालों के तीखे दांत गुस्से से कटकटाने लगे। विशाल सांपों ने सलामी के रूप में जहर उगला। दैत्याकार भालू खुशी के मारे उछलने कूदने लगे। चील, गिद्ध और बाज के कटार जैसे धारदार पंखों और नुकीली चोंच से बचने की कोशिश करते हुए जुगनू हर्ष के मारे तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। करंट मारने वाली मकड़ियों ने स्टील से ज्यादा मजबूत और रुई से भी हल्के अपने जालों में फंसे मरे हुए शिकारों के ऊपर नाचना शुरू कर दिया था। रक्त से सनी हुई अपनी जड़ों को वापस जमीन में धंसाकर बरगद खामोशी से जश्न मना रहे थे। एक सींग वाले सिंहों की गर्जना से पत्ता पत्ता दहल उठा। फिर उन आवाजों में सभी जानवरों का कल्लोल समाहित हो गया। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की खामोशी भी जीत के उस स्वर में शामिल थी। आखिर बरसों तक चले युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तभी एकाएक एली ने अपनी सेना को चुप रहने का इशारा किया। उसके कानों के पर्दों पर कोई अपुष्ट सी आवाज दस्तक दे रही थी। पुनः माहौल में सन्नाटा पसर गया। रोने की आवाज, वह भी उस दुर्दांत बर्बर वहशी नस्ल मानव जाति की। एली घृणा से मुंह सिकोड़ती हुई उस आवाज की ओर बढ़ी। आगे बढ़कर एली देखती है, यह क्या? आवाज तो कब्र में से आ रही थी। यह कहानी एली से शुरू नहीं होती। मानव जाति की कोई कहानी किसी पशु से कैसे शुरू हो सकती थी? यह कथा शुरू होती है अलेक्जेंडर से। 5 जनवरी 2050 के उस मनहूस दिन अलेक्जेंडर चिड़ियाघर में अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले गया था। दुनिया के लगभग सभी चिड़ियाघर बंद हो चुके थे या बंद होने के कगार पर थे, क्योंकि दिखाने को उनमें कोई जानवर ही नहीं बचे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम का यह चिड़ियाघर इकलौती ऐसी जगह थी जहां दुनिया की कई नस्लों की आखिरी प्रजातियां सांस ले रही थीं। एक जीव विज्ञानी होने के कारण अलेक्जेंडर की गहरी रुचि इन जानवरों में थी और वह चाहता था कि उसका बेटा भी इन जानवरों के प्रति संवेदनशील हो। कई एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर थे। शेर, चीता, बाघ, सफेद बाघ, रीछ भालू, कई प्रजातियों के सांप, चिंपांजी, गोरिल्ला, विभिन्न तरह के पक्षी, बारहसिंगा, हिरण, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा, हाथी और भी कई अन्य प्राणी जो दुनिया में विलुप्त प्रायः थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। अब्राहम खूब एंजॉय कर रहा था। तभी वह पिंजरा आया जिसके बाद अलेक्जेंडर की दुनिया बदल जाने वाली थी। लोग बहुत चाव से सफेद हाथी के परिवार को देख रहे थे। यह दुनिया की आखिरी सफेद हथिनी हो सकती थी, लेकिन सौभाग्य से वैज्ञानिकों ने थाईलैंड के घने जंगलों से एक सफेद हाथी को खोज निकाला था और अब उनका भरा पूरा परिवार था। गार्ड के मना करने के बावजूद लोग पिंजरे में से उस हाथी को कुछ खिला रहे थे। हाथी को निहारता हुआ अलेक्जेंडर आगे की ओर बढ़ चला, लेकिन उसकी पत्नी एलिना और बेटा अब्राहम उस खूबसूरत हाथी को निहारने लग गए। अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर देखा, तभी उसकी नजर हाथी के कान पर पड़ी। उसमें से रिसते हुए द्रव को देखकर किसी अनहोनी की आशंका से वह कांप उठा और पिंजरे से दूर रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाथी की सूंड अब्राहम से लिपट चुकी थी। अब्राहम को हाथी ने सूंड से अपनी ओर खींचा। पिंजरे की मजबूत दीवार से टकराकर अब्राहम का सिर फूट गया। एलिना अपने बेटे की ओर लपकी। हाथी ने अपनी सूंड से जोरदार प्रहार किया और वह उछलकर दूर जा गिरी। तब तक अलेक्जेंडर ने बच्चे को थाम लिया था। बच्चे को गोद में उठाकर उसने दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी की सूंड उसके पैरों से लिपट चुकी थी। हाथी ने उसे वापस पिंजरे की ओर खींचा। अलेक्जेंडर का पैर पिंजरे के अंदर फंस चुका था। उसकी नजरों के सामने हाथी ने अब्राहम को अपनी सूंड में उठाया और अलेक्जेंडर देखता रह गया। वह रोता रहा, चिल्लाता रहा। गार्ड ने भी अपनी पूरी कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन उस मदमस्त हाथी ने अब्राहम का सिर चकनाचूर कर दिया। किंतु अलेक्जेंडर की किस्मत में इससे भी ज्यादा बुरा होना लिखा था। अलेक्जेंडर की पत्नी जैसे पलक झपकाए बिना ही कई मिनटों से खुली आंखों से यह सब निहार रही थी। लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन यह क्या? वह तो बच्चे की मौत के सदमे से दम तोड़ चुकी थी। अलेक्जेंडर का सब कुछ लुट चुका था। उसे तो कुछ समझ भी ना आया, यह सब क्या हो गया।
इस दुर्घटना के महीने भर बाद भी उसकी हालत देखकर यह अंदाज लगाना मुश्किल न था कि वह ताउम्र इस सदमे से शायद ही उबर पाएगा। राजस्थान के पाली जिले का गौपुर गांव, अरावली की तलहटी में बसे इस सुंदर गांव में एक छोटा सा मंदिर है। कहते हैं गांव में बसी सभी जातियों की कुलदेवी है यह। मंदिर के पुजारी भोपा मोहनलाल को बाहर से आने वाले श्रद्धालु भोपाजी या बावसी कहकर ही बुलाते हैं, मगर गांव के लिए वे मोहनबा हैं। इस इलाके में दादाजी या गांव के बुजुर्गों को भा कहकर ही संबोधित किया जाता है। इस सुंदर से गांव के बीचों बीच से होकर एक मौसमी नदी बहती है। बारिश के दिनों में यह उफान पर होती, मगर बाकी के दिनों में यह सूखी पड़ी रहती है। इसी नदी के किनारे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच यह मंदिर स्थित है, जहां मोहनबा अक्सर माला जपते हुए दिख जाते हैं। वक्त कोई भी हो, उनकी पत्नी शांति उनके आसपास ही कहीं दिखाई दे जाती है। एक पल के लिए भी अपने पति को अकेला छोड़ना उसे गवारा नहीं है। उस दिन को याद कर शांति आज भी सिहर उठती है। हर नवरात्रि उसका पति निराहार रहता, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करता, तांत्रिक क्रियाएं करता। शांति के लिए इन सब में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन उस दिन शांति गाय को हरा चारा डालकर अपने छोटे से कमरे में घुसी ही थी कि देखती है धारदार कटार लेकर उसका पति बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। शांति की रूह कांप उठी। बिस्तर पर उसका बेटा आदित्य सोया हुआ था। नवरात्रि के 9 दिन उसका पति अपने तंत्र क्रियाओं वाले कमरे में घुसा रहता, न जाने क्या क्या अनुष्ठान करता, लेकिन 9 दिनों में एक पल के लिए भी उस कमरे से बाहर ना निकलता था। और आज तो नवरात्रि का 8वां ही दिन था। वह यहां सोने के कमरे में क्या कर रहा था? क्या वह बलि देने जा रहा था अपने ही बेटे आदित्य की? शांति ने पल भर में न जाने क्या क्या सोच लिया और झपट पड़ी अपने पति पर, लेकिन मजबूत कद काठी के मोहन ने उसे एक ही झटके में उछालकर दूर फेंक दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए मां क्या कुछ नहीं कर सकती? शांति ने कोने में पड़ा एक सोटा उठाया और दे मारा मोहन के सिर में। मोहन वहीं लुढ़क पड़ा। शांति ने अपने बेटे को उठाया और चल पड़ी अपने पीहर। वहां जाकर उसने अपनी नन्ही जान अपने दूर के रिश्ते के एक भाई को सौंप दिया, जो दक्षिण अफ्रीका के किसी शहर में नौकरी करता था और लगभग 3.5 साल बाद भारत लौटा था। अपने बेटे को किसी और के हाथों में हमेशा के लिए सौंप देने से बड़ा दुख एक मां के लिए और क्या हो सकता है? लेकिन वह लौट आई अपने पति के पास। उसे पता था उसका पति जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शांति के अनुसार वह या तो पागल हो चुका था या किसी और शक्ति के वश में था। वह मोहन के पास लौट आई और उस दिन के बाद मोहन को उसने एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मोहन की वे बातें आज तक उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये तूने क्या अनर्थ कर दिया उस पापात्मा को बचाकर? मैंने भविष्य में झांक कर देखा है, हमारा बेटा इस सृष्टि के विनाश का निमित्त बनेगा। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था, बस ठहरी हुई थी तो अलेक्जेंडर की जिंदगी। प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम के जूलॉजी विंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद से उसने इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर अलेक्जेंडर इस विभाग के HOD बनने वाले सबसे युवा शख्स थे। कौन जाने उसके दिमाग में चल क्या रहा था। एक रोज लोकल अखबारों के पृष्ठ मशहूर जीव विज्ञानी और चिड़ियाघर व शोध संस्थान के मुख्य जीव वैज्ञानिक डॉ आंजनेय की मौत की खबर से अटे पड़े थे। जीव जंतुओं के संरक्षण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय था। स्वस्थ दिनचर्या के बावजूद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाना सभी को अखर रहा था। आखिर ईश्वर के आगे किसका जोर चलता है? जल्द ही लोगों ने देखा अलेक्जेंडर ने इस संस्थान में मुख्य जीव वैज्ञानिक का पद संभाल लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रसिद्ध जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों को अचरज तो इस बात का था कि जिस जगह पर उसने अपने बेटे और पत्नी को खोया, उसी जगह के विकास के लिए तैयार हो जाना अलेक्जेंडर जैसे बड़े दिल वाले व्यक्ति के ही बस की बात थी। कुछ माह सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक रोज खबर आई उस सफेद हाथी और उसके पूरे परिवार की मौत की। एक नस्ल जो करोड़ों सालों के क्रमिक विकास से तैयार हुई थी, कुछ ही बरसों में अंधाधुंध शिकार के कारण खत्म होने के कगार तक पहुंच गई। उनके दांतों का उपयोग कीमती गहने बनाने में किया गया, चमड़े से महंगे सामान बनाए गए, आंखें निकालकर तांत्रिकों को बेच दी गईं। कुछ रुपयों के लालच में इंसान ने क्या से क्या कर दिया। कुछ जिम्मेदार लोगों के प्रयास के बाद सफेद हाथियों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ था। आखिरी बची एक हथिनी को तिरुवनंतपुरम के इस शोध संस्थान चिड़ियाघर में लाया गया। किस्मत से थाईलैंड के जंगलों में एक सफेद हाथी भी मिला, जो अपने झुंड में से अब अकेला ही बचा था और दर दर भटक रहा था। उस हाथी को भी इस शोध संस्थान में लाया गया। उसके बाद प्रजनन का प्रयास हुआ, लेकिन यह सफल न हो सका। फिर अलेक्जेंडर ने ही अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में सफेद हाथी के शिशु को विकसित किया था। आखिर इस प्रजाति को बचाने की कोशिश सफल हुई। जिस हाथी के शिशु को अलेक्जेंडर ने अपनी प्रयोगशाला में विकसित किया था,
उसी हाथी ने उसकी बीवी और बच्चे की जान ले ली। लेकिन सब कुछ कितना जल्दी बदल गया। अब उस हाथी का पूरा परिवार ही इस फूड पॉइजनिंग की दुर्घटना में खत्म हो गया और साथ ही खत्म हो गई हर उम्मीद। अलेक्जेंडर नम आंखों से इस पूरे परिवार को दफनाने की, अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को देखता रहा। एक रोज शाम के वक्त जब अलेक्जेंडर गहन उदासी में डूबा हुआ था, एकदम से डोर बेल बज उठी। दरवाजा खोलते ही अलेक्जेंडर की आंखें चौंधिया गईं। स्वप्नलोक की किसी परी सी सुंदर लड़की को देखकर अलेक्जेंडर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह दरवाजे पर बुत बनकर खड़ा था। तभी एक सुरीली आवाज उसके कानों से टकराई। आपके यहां मेहमानों को घर के अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? अलेक्जेंडर ने झेंपते हुए एक अजीब सी स्माइल दी और दरवाजे से हट गया। उस लड़की ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा, वैसे मेरा नाम एंजल है, मैं डॉक्टर आंजनेय की बेटी हूं। अलेक्जेंडर के चेहरे पर पल भर में ही कई तरह के भाव आए और गायब हो गए। फिर संभलते हुए उसने एंजल को बैठने के लिए कहा। अलेक्जेंडर ने बड़े अदब से एंजल से चाय या कॉफी के लिए पूछा। एंजल बोली, ड्रिंक भी चल जाएगी। अलेक्जेंडर अब थोड़ा सहज महसूस करने लगा था। पत्नी की मौत के बाद यह पहला मौका था जब वह किसी लड़की के इतना करीब था। डॉक्टर आंजनेय की मौत को लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत उनके जिक्र से ही हुई। एंजल बोली, हमारे नौकर हिरोशी ने बताया आपकी और डैड की दोस्ती बड़ी गहरी थी। अलेक्जेंडर उदास आवाज में बोला, कॉलेज टाइम में उनके द्वारा जो गाइडेंस मिला, उसी के दम पर मैं इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाया हूं। वे मेरे रिसर्च मेंटर ही नहीं, मेरे गॉडफादर थे। बीच में लंबे समय तक उनसे संपर्क टूटा रहा। फिर जब एक दर्दनाक हादसे में मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया, वापस उन्हीं के चरणों में जाकर शांति मिली। लेकिन एंजल उदासी के सागर में डूबती जा रही थी। उसके साथ यही हो रहा था। वह खुद अपने पिता का जिक्र छेड़ती, फिर लोगों की जुबान से उनके नम्र स्वभाव और महानता के किस्से सुनकर आंसू बहाती। लॉस एंजल्स में उसकी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी, लेकिन इस दुखद घटना के बाद वह भारत लौट आई और उसने फैसला कर लिया कि अब यहीं पर बसेगी। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। एंजल की आंखों से बहते आंसू देख अलेक्जेंडर खुद को उसके करीब आने से नहीं रोक पाया। अलेक्जेंडर ने आंसू पोंछने के लिए उसे टिश्यू पेपर थमाया। फिर एंजल संभलते हुए अपने डैड की बातों में मशगूल हो गई। अलेक्जेंडर हैरान था, यह लड़की कितना ज्यादा बोलती थी। वह बोलती रही, अलेक्जेंडर सुनता रहा। फिर न जाने कैसे अलेक्जेंडर की नजरों के सामने एंजल के चेहरे में एलिना की शक्ल उभरने लगी। एंजल की आवाज उसके कानों से टकराकर वापस लौटने लगी, जैसे किसी बोरिंग प्रोफेसर की क्लास में बच्चों का दिमाग सुन्न हो जाता है। अलेक्जेंडर न जाने किस दुनिया में खो गया। वह भूल गया कि उसने एलिना को खो दिया था। उसके लिए तो एलिना उसके सामने ही बैठी थी और हमेशा की तरह नॉन स्टॉप ट्रेन की माफिक बोलती जा रही थी। एलिना बात करते करते हंसती तो वह भी मुस्कुरा देता। एलिना के चेहरे पर उदासी होती तो वह भी दुहक की चादर लपेट लेता। एलिना गंभीर होती तो उसकी भी भवें तन जाती। एंजल तो परिदृश्य से गायब ही हो चुकी थी। यहां तो सिर्फ एलिना ही एलिना थी। अलेक्जेंडर तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में था। उसने एंजल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। एलिना के कानों में नाचते हुए टॉप्स अलेक्जेंडर की आंखों में रह रहकर चमक उठते। एलिना के लहराते हुए बाल जब अलेक्जेंडर की नाक को छूकर गुजरते, वह मदहोश हो जाता। एलिना के हल्के परफ्यूम की महक को वह महसूस कर सकता था। अलेक्जेंडर के लिए उससे सटकर बैठी वह लड़की एंजल नहीं, बल्कि उसकी जान एलिना थी। एलिना की आवाज जैसे कमरे में गूंज रही थी। बातों ही बातों में अलेक्जेंडर ने अपनी दोनों हथेलियों में एंजल का चेहरा थाम लिया। वह भौचक्की रह गई। अलेक्जेंडर के होंठ एंजल के गुलाबी लबों की ओर बढ़ रहे थे। एंजल एकदम से चौंक कर सोफे से उठ खड़ी हुई। खड़े होते होते उसने अलेक्जेंडर को जोर से धक्का दिया। जमीन पर गिरते ही अलेक्जेंडर हकीकत की दुनिया में लौट आया था। एंजल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वह यह दृश्य देखकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। अलेक्जेंडर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। एंजल को कुछ समझ नहीं आया। पहले पहल तो उसका जी किया कि अलेक्जेंडर का मुंह नोच ले, लेकिन अलेक्जेंडर को जार जार रोते देख उसका दिल पसीज गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, और इस उलझन से बच निकलने के लिए एंजल वहां से भाग खड़ी हुई। अलेक्जेंडर अब तक जमीन पर पड़ा हुआ बिलख रहा था। दीवार पर टंगे उस फोटो को देखकर, जिसमें एलिना समंदर किनारे अपने बेटे को हवा में उछाल रही थी। 2 रातें गुजर गईं, लेकिन एंजल के दिलो दिमाग से बिलखते हुए अलेक्जेंडर की वह तस्वीर नहीं मिट पाई। एंजल ने खूब सोचा, उसे क्या लेना देना अपने पापा के किसी स्टूडेंट से, लेकिन वह चाहकर भी अलेक्जेंडर को नहीं भुला पा रही थी। और इसी कशमकश में उसने अलेक्जेंडर को एक मैसेज कर दिया, सॉरी लिखकर। उसे लगा था अलेक्जेंडर रिप्लाई करके कहेगा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया।
लेकिन अलेक्जेंडर का कोई जवाब नहीं आया। एंजल से रहा न गया और आखिरकार वह फिर से शाम के वक्त अलेक्जेंडर से मिलने उसके घर पहुंच गई। डोरबेल बजी, लेकिन घर के भीतर से कोई हलचल नहीं हुई। एंजल दरवाजे पर खड़ी थी, कैमरे की ओर चेहरा किए हुए। अंदर अलेक्जेंडर सूडो स्क्रीन पर उसे देख रहा था। इस समय वह खड़ा था अपने घर के तहखाने में बनी विशाल अंडरग्राउंड लैब में, जहां बड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब्स में अजीब से प्राणी हिल डुल रहे थे। उसने जल्दी से अपनी लैब में अंधेरा किया और कपड़ों की अलमारी के पीछे छुपे गुप्त दरवाजे से बाहर निकलकर खुद को व्यवस्थित किया। फिर एक गंभीर किस्म की महीन मुस्कान के साथ एंजल का स्वागत किया। एंजल एकदम से बोल पड़ी, जल्दी से तैयार हो जाओ। अलेक्जेंडर ने एंजल की बात समझने की असफल कोशिश करते हुए उसे घूरना जारी रखा। एंजल बोली, आज का डिनर हम बाहर करेंगे। अलेक्जेंडर के लिए तो यह सब अप्रत्याशित था ही, लेकिन एंजल खुद यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा उसने क्यों कहा। वह घर से यह सब सोचकर तो नहीं निकली थी, न जाने कैसे उसकी जुबान से यह सब निकल रहा था। वह निर्देश देती जा रही थी अलेक्जेंडर को, जल्दी तैयार हो जाओ, बाल बिखरे हुए मत रखना जंगलियों की तरह। चलो चलो जल्दी करो। एंजल रह रहकर सोचती, वह क्या कर रही है, क्यों अलेक्जेंडर को इस तरह ट्रीट कर रही है जैसे वह उसके डैड हों। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को महसूस हो रहा था मानो एलिना एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसे डांट डपट कर मना रही हो। अलेक्जेंडर किसी डॉल की तरह सज धज कर तैयार खड़ा था। एंजल ने उसके बाल संवारे, फिर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ चली। तभी एकदम धड़ाम की आवाज हुई। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर बिजली की तरह एक बात अलेक्जेंडर के दिमाग में कौंधी। वह पिंजरा लॉक करना भूल गया था। उसने एंजल को वहीं रुकने को कहा और सीढ़ियों की ओर भागा। थोड़ा चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आया और दराज में से कुछ निकालकर ऊपर ले गया। एंजल नहीं देख पाई कि वह चीज क्या थी। कमरे में जाकर अलेक्जेंडर देखता है। वह छोटा सा जीव कपड़े की अलमारी का अंदरूनी गुप्त दरवाजा सरकाकर कमरे में आ चुका था, जिसे अलेक्जेंडर ने अपनी पत्नी की याद में एली नाम दिया था। अलेक्जेंडर को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों एंजल को अपनी जिंदगी में आने दिया। जब भी कोई लड़की उसकी जिंदगी में आती, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटने लगता। एंजल को स्क्रीन पर देखने के बाद अलेक्जेंडर पिंजरा लॉक करना भी भूल गया था और उसी गलती की सजा के रूप में यह जीव एली तहखाने से निकलकर उसके सामने खड़ा था। नीचे से एंजल पुकार रही थी, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज नजदीक आती जा रही थी। भेद खुल जाने से घबराए अलेक्जेंडर ने दराज में से निकाली ट्रैंक्विलाइजर गन से उस क्रीचर को बेहोश कर दिया। उसके पास इतना समय नहीं था कि उसे तहखाने में ले जाकर पिंजरे में कैद कर पाता। अलेक्जेंडर ने अलमारी में सजे अपने कपड़े सरकाकर पीछे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया। एंजल दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही एंजल ने कमरे में प्रवेश किया, वह देखती है कपड़ों की अलमारी के पास खड़ा अलेक्जेंडर अपना सूट ठीक कर रहा है। उसने ब्लू सूट उतारकर ग्रे कलर का पहन लिया था। चलो, अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए एंजल से कहा। एंजल ने पूछा, वह आवाज कैसी थी? अलेक्जेंडर बेपरवाही दिखाते हुए बोला, मुझे तो लगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका हो गया है, लेकिन यहां तो सब ठीक है। एंजल विस्मय से अलेक्जेंडर को घूरती हुई उसके साथ डिनर के लिए रवाना हो गई, इस बात से बेखबर कि अलमारी के पीछे सीढ़ियों के नीचे एक अजीब सा प्राणी बेहोश पड़ा था, जिसकी आकृति पल पल बदलती जा रही थी। उम्र के बीच में 10 साल का फासला होने के बावजूद एंजल अलेक्जेंडर के प्यार में दीवानी थी। रात दिन सोते जागते एंजल के दिलो दिमाग में अलेक्जेंडर की वह गंभीर किस्म की महीन मुस्कान छाई रहती। एक शाम जब दोनों कैफे से अलेक्जेंडर के घर लौटे, एंजल अपने चिर परिचित अंदाज में हक जताते हुए बोली, बहुत थक गई हूं, अब घर नहीं जा पाऊंगी। तुम ड्राइंग रूम में सोफे पर सो जाओ या फिर ये बंद पड़े कमरे खोल दो। अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव यकायक बदल गए, लेकिन फिर वह सहज होते हुए बोला, नहीं एंजल। एंजल को ना सुनना पसंद नहीं था। उसने जो कह दिया वह पत्थर पर खींची गई लकीर था। एंजल तेजी से अलेक्जेंडर के इतना करीब आ गई कि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। एंजल ने गुस्से से अलेक्जेंडर की ओर देखा, फिर उसका कॉलर पकड़कर बोली, आज से यह घर मेरा है। तुम चाहो तो बाहर लॉन में या पीछे पड़े अपने फुटबॉल मैदान में सो सकते हो। जिसने बरसों से फुटबॉल का चेहरा भी नहीं देखा होगा। अलेक्जेंडर एकदम से गंभीर हो गया, फिर दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एलिना की जगह नहीं भर सकती। एंजल की आंखें क्रोध के मारे लाल हो आईं। फिर उसके दृक कोरों से 2 मोती लुढ़कते हुए अलेक्जेंडर की हथेलियों में समा गए। एंजल ने अपने लाल बालों को झटका, अपनी खूबसूरत मोटी मोटी नीली आंखों को अलेक्जेंडर के और पास ले गई। फिर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचते हुए गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक गुलाबी लब अलेक्जेंडर के होठों पर धर दिए। अलेक्जेंडर कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। एंजल ने उसे कसकर गले लगा लिया,
किंतु उसकी आंखें टिकी रहीं दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर। समंदर को छूकर आती हुई हवा को वह अब भी महसूस कर सकता था। एंजल कुछ देर यूं ही अलेक्जेंडर को गले लगाए रही, फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ती गई। उसने अपना इंपोर्टेड हैंडबैग संभाला, आंखों पर हरे चश्मे चढ़ाए, पूरा एटीट्यूड दिखाती हुई वहां से चली गई। अलेक्जेंडर के लिए यह तय करना मुश्किल था कि वह तस्वीर में से आती समंदर की नमकीन हवा और उस रेत की महक को महसूस करता रहे और यादों में जिंदा रखे अपनी एलिना को या दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही एंजल को अंदर आने दे। अलेक्जेंडर एंजल के पीछे भागा, कार के पास उसे अपनी बाहों में भरकर जी भरकर चूमा। दोनों अश्कों से एक दूसरे के गाल भीगते रहे और पागलों की तरह बेतहाशा चूमते रहे एक दूजे को। फिर जब यह तूफान थम गया, अलेक्जेंडर ने खुद एंजल की कार का दरवाजा खोला और सिसकते हुए बोला, अब कभी मत आना मेरी जिंदगी में। एलिना की यादों से आजाद हो पाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। एंजल की कार धूल उड़ाते हुए जाती रही और अलेक्जेंडर वहां खड़ा खड़ा उठते हुए गुब्बार को देखता रहा। उसकी यादों में एलिना अब भी जिंदा थी। अगली शाम एंजल वर्चुअल स्क्रीन पर वीडियो देख रही थी। तभी अलेक्जेंडर को देख हिरोशी बोला, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले हर रोज आते थे साहब से मिलने, रोज अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाते थे। एंजल ने वीडियो देखते देखते बड़ी बेपरवाही से पूछा, कैसा गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब खाने पीने की चीजें, जैसे मिठाई, पिज्जा, वाइन। मतलब शरबत? हाँ शरबत, वाइन नहीं। एंजल हंस पड़ी और बोली, मैं जानती हूँ, डैड को वाइन का बहुत शौक था। हम तो उन्हें मना करते थे पीने को, तभी तो वे चुपके चुपके तुम्हारे साथ पीते थे। हिरोशी झेंप कर रह गया। शर्म के मारे वह कुछ न बोल पाया। अगली सुबह देर तक एंजल की आंखें न खुली। जब वह जागी, सूरज सिर पर चढ़ आया था। रोज हिरोशी उसे जगा देता था चाय बनाकर। एंजल ने हिरोशी को आवाज दी, फिर वह नौकरों के कमरे की ओर बढ़ी। आज तो हिरोशी भी अब तक नहीं उठा था। एंजल ने दरवाजे पर दस्तक दी, पहले धीरे धीरे फिर जोर से। दरवाजा नहीं खुलने पर वह बेहद झुंझला गई थी, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, उसे शंका हुई। सीढ़ी लगाकर रोशनदान से झांका तो जो दृश्य सामने था, उसे देख उसका रोम रोम सिहर उठा। हिरोशी का सिर पलंग से नीचे झूल रहा था, आंखें खुली हुई थीं, एकटक मानो रोशनदान की तरफ ही देख रही हों। पुलिस को बुलाया गया। हिरोशी की भी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर आंजनेय की हुई थी। पुलिस के लिए इस मामले में करने को कुछ नहीं था। आखिर ईश्वर की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है। एंजल ने देखा हिरोशी के सिरहाने के पास ही छोटे फ्रीजर में ठूंस ठूंस कर बेशकीमती ओल्ड वाइन की बॉटल्स भरी हुई थीं। एंजल को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि हिरोशी घर के मेंबर की तरह ही था। उसे अपने कमरे में इस तरह वाइन छिपाने की जरूरत भी नहीं थी। उसके दिमाग में हिरोशी की वह बात कौंधी, गिफ्ट नहीं, मतलब खाने पीने की चीजें, जैसे मिठाई, पिज्जा, वाइन। मतलब शरबत? हाँ शरबत, वाइन नहीं। क्या वह महंगी शराब गिफ्ट की हुई थी? अलेक्जेंडर इतनी महंगी शराब क्यों गिफ्ट में देगा हिरोशी को? या ये बॉटल्स डैड को गिफ्ट की गई थी? दोनों की मौत एक ही तरीके से होना क्या संयोग है। लेकिन डैड की मौत के 2 महीने बाद हुई है हिरोशी की मौत। हो सकता है यह केवल संयोग ही हो, या हो सकता है कोई गहरी साजिश हो दोनों की मौत के पीछे। पुलिस ने पोस्टमार्टम की औपचारिकता निभाकर लाश हिरोशी के परिवार को सुपुर्द कर दी। हिरोशी का भाई कोलकाता से बुलेट ट्रेन में आया। तिरुवनंतपुरम में ही हिरोशी का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया। एंजल के लिए चैन से सो पाना मुमकिन न था। उसे वाइन की उन बॉटल्स में से बू आ रही थी, अपने डैड के प्री प्लान मर्डर की। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अपने बैचमेट लुई से संपर्क किया और वाइन की एक बॉटल गिफ्ट के रूप में कुरियर कर दी। लुई ने उसे ऑन ऑफ द रिकॉर्ड FDA की लैब में टेस्ट करवाया और जो नतीजे आए वे हैरान कर देने वाले थे। वाइन में हाईली कंसंट्रेटेड सिंथेटिक ड्रग था, जो एक धीमे जहर का काम कर सकता था। कई दिनों बाद अलेक्जेंडर अपनी लैब में बिजी था, तभी डोरबेल बज उठी। स्क्रीन पर देखा तो दरवाजे पर एंजल खड़ी थी। अलेक्जेंडर के दिल में हल्की सी गुदगुदी उठी। वह एंजल से जितना दूर जाना चाहता था, उसका दिल उतनी ही शिद्दत से एंजल की ओर खिंचा चला जाता। जिस बेदर्दी से एलिना उसे छोड़ गई थी, उससे भी कहीं अधिक क्रूरता से उसने एंजल को ठुकराया था। एंजल को देखते ही उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत पिंजरों का लॉक चेक किया और फिर सहज दिखने की कोशिश करता हुआ एंजल के सामने जा खड़ा हुआ। एंजल ने आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, मुझे पता है कि मैं एलिना की जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? अलेक्जेंडर कुछ न बोला। अंदर आते ही एंजल ने डाइनिंग टेबल पर वह सब कुछ फैला दिया जो वह अपने साथ लेकर आई थी। अलेक्जेंडर आश्चर्य से देखता रहा। एंजल बोली, आज हम डिनर यहीं करेंगे। और कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी में उन दोनों ने साथ साथ खाना खाया। एलिना की मौत के बाद यह पहली बार था जब वह कैंडल लाइट डिनर कर रहा था।
उसकी आंखें भर आने को थीं। खाना खाने के बाद धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं, सिर चकराने लगा। तभी एंजल ने अपने हैंडबैग में से वाइन की वह बोतल निकाली और रोते रोते बोली, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अलेक्जेंडर एकदम से एंजल पर झपटा, लेकिन पल भर में ही वह जमीन पर लुढ़क गया। जब उसे होश आया, वह कुर्सी पर बंधा पड़ा था। मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? होश में आते ही अलेक्जेंडर ने एंजल से पूछा। एंजल उसके सामने ही सोफे पर बैठी उसे घूर रही थी। एंजल ने कुछ जवाब नहीं दिया। अलेक्जेंडर ने अनुमान लगाया, रात को डिनर के बाद से वह बेहोश पड़ा है। अब दिन चढ़ आया था। एंजल ने उसे फिर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अलेक्जेंडर खामोश ही रहा। एंजल ने वाइन की वह बोतल उसके सामने रखी और बोली, क्या तुमने पूरा कार्टून ही गिफ्ट कर दिया था डैड को? अलेक्जेंडर बोला, कई बार। एंजल ने गुस्से से दांत किटकिटाते हुए कहा, अब तुम पियोगे सारी बची हुई वाइन। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जहर भी पिला दो तो पी लूंगा। एंजल ने वह बोतल खोलकर अलेक्जेंडर के मुंह में ठूंस दी। अलेक्जेंडर ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और बहुत शांति से घटकता रहा ड्रग्स मिली हुई उस वाइन को। कुछ घूंट गले से उतरे होंगे कि एंजल ने वह बोतल जमीन पर पटक दी और चीखते हुए बोली, मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। और चीखते चीखते रोने लगी। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? काफी देर तक मरघट सा सन्नाटा पसरा रहा। फिर अलेक्जेंडर ने चुप्पी तोड़ी। मेरी एलिना, कैसे उसने देखा होगा अपने बेटे को उस वहशी की सूंड में जकड़े हुए? कैसा लगा होगा उसे जब पिंजरे की उन सलाखों पर पटका गया उस नन्ही सी जान को, जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मुझसे भी ज्यादा। और वह तो मरकर उसी पल मुक्त हो गई हर दुख हर दर्द से, और मुझे तन्हा छोड़ गई तड़पने के लिए। इस सदमे से उबरने के लिए मुझे प्रेम की जरूरत थी, लेकिन प्रेम मिलता कहां से? एलिना तो मुझे छोड़कर चली गई थी। आखिर मैंने अपने गम भुलाने के लिए नफरत का सहारा लिया। बेइंतहा नफरत, उस संकटग्रस्त प्रजाति के प्रति जो सींखचों में कैद थी। हर पल घुट घुट कर जीने की बजाय मैंने फैसला किया, मैं बदला लूंगा। अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला उस बददिमाग जानवर से, जिसने बेरहमी से मार डाला मेरे बेटे को। केवल उस हाथी को नहीं, उसके पूरे परिवार को मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा उनका अस्तित्व। एंजल हैरान परेशान थी कि आखिर उस हाथी द्वारा उसके बेटे को कुचला जाना और उसके डैड की हत्या में क्या संबंध हो सकता था। अलेक्जेंडर ने बोलना जारी रखा, मैंने इस्तीफा दे दिया यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से। मुझे उस चिड़ियाघर और शोध संस्थान में नौकरी चाहिए थी, ताकि उस बर्बर परिवार को खत्म कर सकूं, जिसकी वजह से मेरा मासूम बेटा इतनी कम उम्र में ही उस दुनिया में चला गया। लेकिन आंजनेय सर के अनुसार मैं वहां की किसी भी नौकरी के लिए ओवर क्वालिफाइड था। उन्होंने एक ही झटके में मुझे मना कर दिया और सुझाव दिया विदेशी यूनिवर्सिटी में जाने का। मैं क्या करता? मुझे किसी भी कीमत पर सफेद हाथी की उस प्रजाति का खात्मा करना था इस दुनिया से। एंजल बेहद उदास आवाज में बोली, और इसलिए तुमने मेरे डैड को मार दिया? मुझे अफसोस है इस बात का। मैं उनका बहुत आदर करता था। मैं केमिस्ट्री में शुरू से ही कमजोर हूं। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक तो आना ही था, लेकिन यह इतना सीवियर होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे केवल उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए तैयार करना था। लेकिन एंजल ने एकदम से अलेक्जेंडर का गला पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? MSc जूलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हो और तुम कैलकुलेशन कर रहे हो कि ड्रग्स के ओवरडोज से व्यक्ति मरेगा या नहीं। एंजल कुछ कह ही रही थी, लेकिन डोरबेल की आवाज से दोनों चौंक गए। अलेक्जेंडर के घर में महीनों से कोई नहीं आता था, सिवाय सुबह आने वाले एक पार्ट टाइम नौकर के, जिसे फुल टाइम की सैलरी देता था अलेक्जेंडर। उसे भी कुछ दिनों से अलेक्जेंडर ने छुट्टी पर भेज रखा था। स्क्रीन पर देखा केसरिया पगड़ी बांधे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके साथ एक औरत भी थी। पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वे राजस्थान से होंगे। उनके साथ एक शख्स और था, लेकिन वह हैट के नीचे अपनी शक्ल छिपाए हुए था। उस शख्स ने धीरे धीरे ऊपर कैमरे की ओर देखा। उस अधेड़ शख्स की शक्ल देखते ही अलेक्जेंडर के माथे की नसें फूल गईं। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया और वह दांत पीसते हुए एंजल से बोला, मेरी मरी हुई बीवी और बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मुझे एक बार इस कैद से आजाद कर दो, फिर चाहे मुझे खत्म कर देना। इस आदमी से एक पुराना हिसाब चुकता करना है। दरवाजे पर खड़े उस शख्स को देखकर अलेक्जेंडर की यादों के आसमान में दूर दूर तक छितराई हुई पतंगों जैसे कुछ लम्हे उभर आए। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर को याद है वह शख्स जिसे वह तुतलाई आवाज में मामा कहकर पुकारता था। वह आदमी रोज शाम उसकी जमकर पिटाई करता। दिन भर नेताल के जंगलों में मजदूरी के बाद जब वह थका मांदा घर लौटता, उसके हाथ से मजदूरी छीन लेता वह शख्स, और फिर उसे रोज की तरह धकेल देता खाना पकाने के लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटा सा बालक जो महज 7 या 8 साल का था, उसका बदन टूट रहा है, भूख लगी है या बुखार है।
उसकी किस्मत में तो बस खेतों में काम करना और फिर घर के कामों में घिसटना ही लिखा था। उसकी जिंदगी में कोई खिलौना न था, ना ही साथ में कोई खेलने वाले। उसके नसीब में बगीचे में उड़ती तितली नहीं, बल्कि जमीन पर रेंगते हुए सांप थे। लेकिन जिंदगी क्या है? एक गुरु जो हर हाल में कुछ न कुछ सिखाएगी ही। अलेक्जेंडर की जीव जंतुओं में इतनी रुचि थी कि वह कई प्रजातियों के सांपों को देखकर बता सकता था कि कौन सा जहरीला है और कौन सा विषहीन। पक्षियों को वह मात्र आवाज से पहचान लेता, यहां तक कि नर और मादा का विभेद भी आवाज के सहारे बता देता। सिंहों के बारे में भी उसका ज्ञान अद्भुत था, और यह सब उसने किताबों से नहीं, अपनी जिंदगी से सीखा था। एक शाम जब वह मजदूरी से लौटा, उसका मामा तैयार बैठा था उसके पैसे छीनने के लिए, लेकिन बच्चे की जेब खाली थी। मामा ने देखा उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला है जिसका मुंह उसने कसकर पकड़ी डीडियाच रखा है। मामा ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे घूरा। वह बालक बोला, आज तो मजदूरी में पैसे की बजाय यह मिला है। इतना कहकर उसने थैला मामा के आगे कर दिया। मामा ने थैले में झांकने के लिए अपना चेहरा पास लाया, और उसी क्षण उस बच्चे ने वह थैला मामा के मुंह पर दे मारा। पल भर में ही ढेर सारे सांप मामा की देह पर रेंग रहे थे। खौफ से थर-थर कांपते हुए उसने आंसुओं से भरी आंखों से उस बच्चे को देखा, और वह छोटा बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह जितना जोर से हो सकता था हंसा और फिर वहां से भागा। इतना तेज भागा कि कभी उस शख्स का चेहरा न देखना पड़े। और आज वही शख्स उसके दरवाजे पर खड़ा था। एंजल अजीब सी स्थिति में फंसी हुई थी। एक तरफ उसके डैड का कातिल कुर्सी पर बंधा हुआ था, कातिल जिससे वह बेपनाह मोहब्बत करती थी। दूजी ओर डोरबेल पर न जाने कौन शख्स खड़ा था जिसे अलेक्जेंडर जान से मार देना चाहता था। अलेक्जेंडर बोला, एंजल, यदि तुम दरवाजा नहीं खोलती हो तो वे लोग हो सकता है पुलिस को बुला लें, या अभी तो चले जाएं और कुछ घंटों बाद वापस लौट आएं। मैं इस घिनौने आदमी की शक्ल भूला नहीं हूं इतने साल बाद भी। यह अगर मुझसे मिलने का ठान कर आया है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत जिद्दी और गलीज आदमी है यह। एंजल के पास करने को कुछ नहीं था। जल्द ही दोनों एक अच्छे कपल की तरह दरवाजे पर खड़े थे। अलेक्जेंडर ने देखा एक तरफ कोने में एक शख्स और खड़ा था, जिससे निगाहें मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अलेक्जेंडर उसकी ओर भागा और उसे कसकर गले लगा लिया। दीप, नेटाल से कब आया और आया कैसे तू? इतने साल कहां था? दीप, जिसका पूरा नाम दीप दास था, पश्चिम बंगाल से दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुआ था। उसके परदादा नेटाल इंडियन कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य रहे थे। उसकी और अलेक्जेंडर की मुलाकात अफ्रीका के जंगलों में हुई थी, जहां अलेक्जेंडर मात्र 7-8 बरस की आयु में बाल मजदूरी किया करता था। सब सवाल यहीं दरवाजे पर ही पूछ लेगा या अंदर भी बुलाएगा? देख, तेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा लाया हूं। अलेक्जेंडर दीप से मिलने के बाद इतना उत्साहित था कि दीप की बात पर उसका ध्यान ही नहीं गया। आओ, अंदर आओ। अलेक्जेंडर ने मामा और साथ आए बुजुर्ग दंपति को नजरअंदाज करते हुए दीप से कहा। बुजुर्ग जोड़ा सस्ती सी चप्पल और पुराने कपड़े पहने हुए था। अलेक्जेंडर को देखते ही बुढ़िया की आंखों में जो चमक आई थी, वह अलेक्जेंडर के रूखे व्यवहार के कारण गायब हो गई। महंगे कालीन पर कदम रखते हुए उस बूढ़े पति पत्नी के पैर कांप रहे थे। सोफे पर बैठने से पहले उन्होंने एक नजर अपने कपड़ों पर डाली और उन्हें जरा सा झाड़ने की कोशिश की, ताकि सोफा खराब न हो जाए। बुढ़िया की आंखें अलेक्जेंडर के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जबकि वह बुजुर्ग पागलों की तरह इधर उधर झांक रहा था, मानो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। एंजल ने उन सभी को पीने के लिए चाय नाश्ता पेश किया। कुछ देर तक अजनबी लोगों के बीच सा सन्नाटा छाया रहा। फिर एकदम से वह बुजुर्ग पागलों की तरह अलेक्जेंडर पर झपटा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि कोई भी कुछ समझ पाने में समर्थ नहीं था। एंजल की तो मानो सांस ही थम गई। दीप और वह दूसरा शख्स, जो अलेक्जेंडर की धुंधली यादों वाला मामा था, ने उस बुजुर्ग को संभाला। इसी बीच बुढ़िया जोर जोर से विलाप करने लग गई। एकदम अलग ही माहौल बन गया था। एक औरत जोर जोर से रो रही थी, जिसका किसी को कोई कारण पता नहीं था। बुजुर्ग चीख रहा था, आंखों की दीवारों के पीछे तुम्हारे इरादे नहीं छिप सकते। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जब इस बुढ़िया ने तुझे जन्म दिया। तुम गलत कर रहे हो, अब भी वक्त है। संभल जाओ आदित्य, संभल जाओ। वह बुजुर्ग धम्म से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ आई थीं। बोलते समय उसका पूरा शरीर धूज रहा था। उसकी जीभ बाहर निकल आई और वह बेहोश हो गया। अलेक्जेंडर के कानों में वे ही शब्द गूंजते जा रहे थे, तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जब इस बुढ़िया ने तुझे जन्म दिया। तो क्या वे बुजुर्ग दंपति उसके माँ बाप हैं? वह माँ जिसने उसे मामा के क्रूर हाथों में सौंप दिया था, वह बाप जिसका उसे नाम तक याद नहीं। दूसरी ओर एंजल उन्हीं शब्दों में खोई हुई थी, तुम गलत कर रहे हो आदित्य। अचानक से एंजल के दिमाग में बिजली की तरह वह लम्हा कौंधा।
जब डिनर के लिए निकलने से ठीक पहले एक अजीब सी आवाज आई थी, और उसके बाद कपड़ों की अलमारी के पास खड़े अलेक्जेंडर के कांपते हुए पैर उसकी नजरों के सामने तैरने लगे। एंजल एकदम से सीढ़ियों की ओर भागी। अलेक्जेंडर ने उसे उस कमरे में जाते हुए देखा जिसमें उसकी जिंदगी के कई राज थे। अलेक्जेंडर भी उसके पीछे भागा। दीप और वह बूढ़ी औरत किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में उन्हें ताकते रहे। आज यहां सब कुछ अजीब ही घट रहा था। एंजल कपड़ों की अलमारी खोलती है, लेकिन यहां तो अलेक्जेंडर के कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं था। वह गुस्से से अलमारी के भीतर एक लात मारती है और इसी के साथ उसे एहसास होता है कि भीतर की जगह खाली थी। वह इधर उधर टटोलती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह दीवार है या कोई गुप्त दरवाजा। तभी अलेक्जेंडर कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर उसके पास आता है, इतना पास कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर सकें। फिर वह अपना हाथ उस अलमारी के भीतर एक विशेष जगह पर रखता है और स्लाइडिंग दरवाजा खुल जाता है। एंजल हतप्रभ सी ताकती रह जाती है और अलेक्जेंडर उसके माथे को चूमकर उसके कान में फुसफुसाता है, दो प्रेमियों के बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। एलिना की जगह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं ले सकता। आई लव यू। एंजल कोई जवाब दिए बिना हौले हौले सीढ़ियों से नीचे उतरती है। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर से बेहद खूबसूरत मगर सादगीपूर्ण घर अपने अंदर कितने सारे राज समेटे हुए था, यह बात आज एंजल को पता चली। घर जिसके पीछे फुटबॉल का विशाल मैदान बना हुआ था, उसके नीचे इतनी बड़ी लैब की कल्पना किसी ने भी न की होगी। एंजल अपने सामने देख रही थी कई विशाल पिंजरे जिनमें अजीब अजीब से जानवर थे, कई पारदर्शी टेस्ट ट्यूब जिनमें भ्रूण पल रहे थे। एंजल ने पीछे मुड़कर सीढ़ियों के ऊपर खड़े अलेक्जेंडर को देखा। अपनी आंखों में पश्चाताप का भाव लिए वह बोला, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी एंजल, और हाँ, उन पिंजरों से दूर रहना। बाईं ओर लेट बाथरूम है और दाईं तरफ रसोई घर जिसमें साल भर तक का राशन मौजूद है। एंजल ने बेबस निगाहों से अलेक्जेंडर को देखा। अपनी पनीली आंखों से माफी मांगता हुआ अलेक्जेंडर एक फ्लाइंग किस देकर वहां से चला गया, एंजल को एक अनिश्चित काल तक उस साउंड प्रूफ लैब में कैद करके। वापस गेस्ट रूम में आकर अलेक्जेंडर ने देखा वह बुजुर्ग होश में आ चुका था। अलेक्जेंडर ने त्योरियां चढ़ाकर दीप से पूछा, यह सब क्या है? यहां हो क्या रहा है? दीप बोला, मुझे खुद नहीं मालूम। इस शख्स का कॉल आया था मेरे पास, बोला। अलेक्जेंडर के असली माँ बाप को उससे मिलना है। अलेक्जेंडर उन दोनों बुजुर्गों को अनदेखा करते हुए बोला, मेरे फादर क्रिस्टोफर अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखनी, जिसकी वजह से मुझे साउथ अफ्रीका के जंगलों में कई रातें गुजारनी पड़ी। यह मेरा मामा नहीं, कसाई है, कसाई। वह शख्स जिसका नाम हेमचंद था इस तरह बोला मानो बरसों बाद उसने जुबान खोली हो। मुझे माफ कर दो आदित्य बेटा, मुझे माफ कर दो। बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। और यह कहते कहते वह अलेक्जेंडर के पैरों में गिर पड़ा। अलेक्जेंडर हेमचंद को लात मारने ही वाला था कि वह बुढ़िया बोल पड़ी, एक बार मेरी तरफ देख तो लेते। कितने बरसों बाद तुम्हारी मां तुम्हारे सामने खड़ी है। अलेक्जेंडर दीप की ओर मुखातिब होकर बोला, यह सब क्या नाटक लगा रखा है मेरे घर में? इनको ले जाओ यहां से। वह वृद्ध औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अलेक्जेंडर के चेहरे को अपनी अंजुरी में थाम लिया और फिर कहा, मैं नहीं, ये मिलना चाहते थे तुमसे। कितने वर्षों से कह रहे हैं, दिन रात कहते रहते हैं, आदित्य इस दुनिया को नष्ट कर देगा। बेटा, मैंने जिंदगी गुजारी है इस आदमी के साथ और मैं जानती हूं इनसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता। मैं भी नहीं आदि। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन भले ही सारी दुनिया इन्हें पागल कहती है, मैं जानती हूं तुम्हारे बाबा भविष्य की झलक देख सकते हैं। तुम जो कुछ कर रहे हो उसे रोक दो, नहीं तो इस संसार को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अलेक्जेंडर ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए पुनः दीप से कहा, या तो तुम इन लोगों को ले जाओ यहां से या मैं पुलिस बुलाऊं। जमीन पर बैठा वह बूढ़ा शख्स एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, शांति, मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुमने उस दिन मुझे न रोका होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अब चलो। यह नहीं जानता कि यह क्या अनर्थ करने वाला है, या शायद कर चुका है। अब चलो। उस बुजुर्ग के इतना कहने की देर थी कि उसकी पत्नी वहां से चल पड़ी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलेक्जेंडर भले ही निष्ठुर होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने से यह आवाज अवश्य आ रही थी कि वह एक बार मुड़कर देख ले। लेकिन नहीं, किसी ने मुड़कर नहीं देखा। अलेक्जेंडर जानता न था, जो तूफान की तरह आते हैं वे मंद बयार की तरह लौट जाते हैं। अलेक्जेंडर निश्चिंत था। उसने एंजल के घर के बाहर एक नोट लगा दिया था कि वह लॉस एंजल्स लौट गई है। यहां तहखाने में कैद एंजल बेबस थी अलेक्जेंडर के हर निर्देश का पालन करने के लिए। एंजल के लिए हर तरह की सुविधा
अलेक्जेंडर बाहर से ही उपलब्ध करवा रहा था। बस एंजल को अलेक्जेंडर के निर्देशानुसार उन अजीब जानवरों के रखरखाव का जिम्मा संभालना था। जरा सी भी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी, क्योंकि वह जिन जानवरों के बीच थी वे अलेक्जेंडर के जैविक प्रयोगों का नतीजा थे। उन जीवों के व्यवहार के बारे में अभी अलेक्जेंडर भी पूरी तरह नहीं जानता था, और एंजल तो अभी तक रिसर्च स्कॉलर ही थी इस नई दुनिया में। लेकिन सच यह था कि एंजल इन परिस्थितियों से समझौता कर यहां भी कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रही थी। इन सभी जीवों में जो सबसे खास थी, उसके पिंजरे पर एली लिखा हुआ था। एंजल समझ गई कि यह अलेक्जेंडर ने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। उस पिंजरे में एक हथिनी थी। उसके दोनों पैर भारी भरकम थे, ठीक किसी हथिनी की तरह, लेकिन उसके हाथ इंसानों जैसे थे। उसकी नाक सूअर की थूथन जैसी दिख रही थी, मगर वह एक छोटी सी सूंड की तरह बाहर निकली हुई थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह चिंपांजी है, हाथी है, इंसान है या कुछ और। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। भारी भरकम धड़ पर उसका इंसान जैसा सिर था, जिसमें केवल नाक ही सूंड जैसी थी और वह झूलती रहती थी। पहले एली को देखकर एंजल खौफजदा हो गई थी, लेकिन अब उसे उस जीव पर बहुत दया आती थी। वह न तो हथिनी की तरह मजबूत थी, न चिंपांजी की तरह सक्रिय, और न ही इंसान की तरह समझदार। अलेक्जेंडर ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर अच्छा नहीं किया था। शायद वह एली को इंसान की तरह समझदार, हाथी की तरह मजबूत और चिंपांजी की तरह चंचल बनाना चाहता था, लेकिन उसका यह प्रयोग अभी तक तो असफल ही दिख रहा था। बाकी जानवर जो कांच के पिंजरों में कैद थे, उनके बारे में बाहर लगे कैमरों के माध्यम से अलेक्जेंडर एंजल को निर्देश देता रहता। मच्छरों जितने छोटे जहरीले उड़ने वाले सांप, आग उगलने वाले चमगादड़, मगरमच्छ और घड़ियाल, विशाल सांप, दैत्याकार भालू, धारदार पंखों वाले चील, गिद्ध और बाज, एक सींग वाला शेर, करंट मारने वाली मकड़ियां, और सबसे अजीब एक बरगद का पेड़ जो पिंजरे के भीतर अपनी डालियों में से निकलती जड़ों के सहारे टहलता रहता था। एंजल एक अलग ही दुनिया में आ गई थी। उसने अलेक्जेंडर के निर्देशानुसार उस हथिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। सब कुछ अलेक्जेंडर की योजना के अनुसार चल रहा था कि एक दिन उसने हिजाब पहने एक महिला को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। अलेक्जेंडर के होश उड़ गए यह सुनकर कि वह लड़की सफीना एंजल की फ्रेंड थी। एंजल और सफीना दोनों कॉलेज में बैचमेट थे। डैड की मौत के बाद एंजल लॉस एंजल्स से भारत लौट आई थी। कुछ माह तक सफीना और एंजल सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहीं, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से सफीना का एंजल से संपर्क टूट गया। उसने काफी कोशिश की एंजल से बात करने की, लेकिन जब कुछ भी संभव न हो पाया तो वह अपनी दोस्त की तलाश में भारत आ गई। यहां आकर उसे पता चला कि एंजल तो दरवाजे पर नोट छोड़कर वापस लॉस एंजल्स लौट गई है, लेकिन सफीना को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वह एंजल के परिचितों से मिलने निकल पड़ी। बातचीत के दौरान अलेक्जेंडर ने सफीना से कहा, एंजल यहां से चली गई है। मैं खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़कर आया था। उसके बाद से मेरा भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सफीना उसके जवाबों से संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। आखिरकार उसने अलेक्जेंडर को अलविदा कहा और वहां से निकलने के लिए खड़ी हुई। वह कुछ ही कदम चली होगी कि उसे बेहद महीन सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे सैफी कहकर पुकारने वाली इस दुनिया में एक ही थी, और वह थी एंजल। सफीना उस आवाज की ओर भागी। अलेक्जेंडर भी उसके पीछे लपका। जल्द ही वे कंट्रोल रूम में थे, जहां मॉनिटर पर एंजल हाथ हिला हिलाकर चिल्ला रही थी, बचाओ सैफी, मैं तहखाने में हूं। गेस्ट रूम में जब डोरबेल बजी थी, कंट्रोल रूम से अलेक्जेंडर एंजल को कुछ निर्देश दे रहा था। एंजल उन जीवों की ट्रेनिंग के लिए आवश्यक कुछ इक्विपमेंट्स की सूची माइक्रोफोन पर आकर बता रही थी, और अलेक्जेंडर लाउडस्पीकर पर उन्हें सुनकर नोट करता जा रहा था। तभी डोरबेल बज उठी। हड़बड़ाहट में अलेक्जेंडर लाउडस्पीकर बंद करना भूल गया था, और उसी हड़बड़ाहट का नतीजा अब उसके सामने था। अलेक्जेंडर ने सफीना पर रिवॉल्वर तान दी। अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सफीना बोली, बाहर ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं नहीं गई तो वो अंदर आ जाएगा। मुझे बस मेरी दोस्त एंजल सही सलामत चाहिए। मैं वादा करती हूँ हम कैलिफोर्निया लौट जाएंगे। लाउड स्पीकर पर एंजल की भी आवाज गूंजी, हाँ मैं वादा करती हूँ, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। अलेक्जेंडर ने अपनी रिवॉल्वर नीचे कर दी। सफीना ने चैन की सांस ली ही थी कि फिर से रिवॉल्वर तानकर अलेक्जेंडर चिल्लाया, अपने हाथ ऊपर कर, घुटनों के बल बैठ जाओ। फिर हथकड़ी सफीना की ओर फेंक कर बोला, इसे पहन लो, फिर घुटनों के बल रेंगते हुए उस अलमारी तक चलो। सफीना ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया। जल्द ही वह भी उस अंडरग्राउंड लैब में कैद थी। फिर अलेक्जेंडर बाहर गया और ड्राइवर से बोला, अरे ड्राइवर, मैडम अंदर बुला रही हैं, ब्रीफकेस उठाने में उनकी मदद कर दो। ड्राइवर के साथ भी यही सब दोहराया गया। अब उस लैब में 3 लोग कैद थे। वे अवाक थे अंदर का नजारा देखकर।
अलेक्जेंडर हैरान परेशान कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसने 3 लोगों को अंदर बंधक बना रखा था। वह जानता था भले ही उनके सेलफोन ऑफ हो चुके थे, लेकिन उनकी लास्ट लोकेशन तो उसका घर ही थी। बेतहाशा चक्कर काटते काटते वह थक गया और सोफे पर लुढ़क कर खुद से ही बोला, लगता है कयामत का दिन आ ही गया। उसने किसी को कॉल किया और किसी प्राचीन अफ्रीकन आदिवासी भाषा में न जाने किससे और क्या बात की। एंजल की आंखें खुलीं तब वह फर्श पर लेटी हुई थी। उसके पास ही उसकी दोस्त सफीना और उसका ड्राइवर बेहोश पड़े थे। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन रात के खाने के बाद का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। शायद उन्हें खाने में ही बेहोशी की दवा दी गई थी। उसने उठकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां लैब का नामो निशान नहीं था, ना कोई पिंजरा, ना ही कांच की वे बड़ी बड़ी ट्यूब्स। कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। वे सब अजीब जानवर कहाँ गए? एंजल ने सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा। वहां कोई गुप्त दरवाजा नहीं था, सब खुला पड़ा था। घर में भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। जल्द ही सफीना और उसका ड्राइवर भी होश में आ गए। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों को सुनकर हंस हंस कर लौटपोट होते रहे। एक बोला, आग उगलने वाले चमगादड़, ड्रैगन बोलते हैं उन्हें फिल्मों और सीरियल्स में। दूसरा पेट पकड़कर हंसता हुआ बोला, और जहरीले सांप, मच्छर जितने छोटे, मलेरिया और डेंगू वाले मच्छरों से तो अच्छे ही होंगे। एक झटके में खल्लास। तीसरा अलग ही धुन में था, और 2 हाथों वाली हथिनी जिसकी नाक सूअर की और कान इंसानों जैसे हैं। मुझे तो लगता है मेरी कानपुर वाली मौसी को देख लिया है इसने। जिसने भी सुना वह हंसता ही रहा, किसी लैब में बनाए गए ऐसे प्राणियों के बारे में सुनकर। पुलिस ने अलेक्जेंडर की तलाश की। फ्लाइट टिकट और एयरपोर्ट की कैमरा रिकॉर्डिंग के अनुसार अलेक्जेंडर महीने भर पहले ही डरबन के लिए उड़ान भर चुका था। एंजल के तमाम दावे गलत साबित हुए और कोर्ट के आदेश पर उन तीनों को लंबे समय तक एसाइलम में मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में रहना पड़ा। और वहां अफ्रीका के एक घने जंगल के बीचों बीच बनी खुली प्रयोगशाला में उन जानवरों का वास्तविक प्रयोग शुरू हुआ। बरसों से अलेक्जेंडर और उसके जैसे कई वैज्ञानिकों को फंडिंग कर रहे आदिवासियों के एक अफ्रीकी संगठन इफ्रान ने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। विकसित देशों ने इसे आतंकी संगठनों में शामिल किया हुआ था, जबकि इनका दावा था कि वे वास्तविक ईश्वर अर्थात प्रकृति के सच्चे उपासक हैं। उनके लिए पशु, पक्षी और वृक्ष ईश्वर के सच्चे दूत थे, और उन्हें नष्ट करने वाली आधुनिक मानव जाति को ये शत्रु के रूप में देखते थे। इनका एक ही लक्ष्य था, इस धरती से आधुनिक मानव जाति का समूल नाश और प्रकृति उपासक कबीलाई परंपरा की पुनः स्थापना, ताकि दुनिया से विलुप्त हो चुके प्राणियों की लैब में तैयार की गई उस पीढ़ी को यह दुनिया सौंपी जा सके, जो इंसान से ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ उससे ज्यादा समझदार भी हो। और यह संगठन अपने लक्ष्य के काफी नजदीक पहुंच चुका था। दुनिया के प्रति नफरत रखने वाले, जिंदगी से हताश निराश, कुछ अलग करने की सनक में पागलपन की हद तक जाने वाले, या फिर पैसों के भूखे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, भाषा विज्ञानी, गणितज्ञ, जंगली जानवरों के ट्रेनर्स, आधुनिक तकनीक के जानकार, हर तरह के लोग इनके लिए काम करते थे। बरसों की मेहनत से इन लोगों ने एक नई कोड भाषा ईजाद की थी, जो हर जानवर की समझ के अनुसार गंध, स्वाद या तरंग में बदली जा सकती थी। और इसी भाषा के दम पर एक विशाल सेना तैयार थी, मानव जाति को समूल नष्ट करने के लिए। एक विशाल सेना तैयार हो रही थी स्वार्थी आधुनिक मानव जाति से लोहा लेने के लिए। सेनापति के रूप में उनके सामने खड़ी थी एली, एक सफेद हथिनी जिसे अलेक्जेंडर ने लैब में तैयार किया था, एक हथिनी के अंडाणुओं और खुद के शुक्राणुओं के निषेचन से। अलेक्जेंडर देख रहा था उसने क्या कर दिया था। क्या इसी अनर्थ की बात उसके जैविक पिता ने अपनी भविष्यवाणी में की थी? एक बेबस मां जिसने अपनी संतान को बचाने के लिए अपने दूर के रिश्ते के भाई को सौंप दिया था, एक बाप जो अपने बेटे की जान लेने पर उतारू था, एक मामा जो उसे गिरमिटिया मजदूरों की तरह साउथ अफ्रीका ले आया था, और एक फादर क्रिस्टोफर जिन्होंने उसे अपने पास शरण दी थी, इसी जंगल में बने एक चर्च के भीतर। अलेक्जेंडर इन सभी के बारे में सोचता रहता। वह क्या से क्या बन गया था, एक जीव वैज्ञानिक जिसका सपना था नोबेल पुरस्कार जीतने का। लेकिन चिड़ियाघर के उस हादसे के बाद उसे नफरत हो गई थी उन जानवरों से। उस सफेद हाथी के परिवार को जहर देते वक्त उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन न जाने क्यों फिर उसे दया आ गई। उसने मरती हुई उस हथिनी के अंडाणुओं को संरक्षित कर दिया और अपनी ही संतान के रूप में लैब में तैयार किया। एलियो को, एली जो आधी इंसान और आधी जानवर थी,
इफरान के संपर्क में तो वह किशोरावस्था से था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी प्रतिभा का उपयोग वन्य जीवों को संरक्षित करने के बजाय मानव जाति के विनाश के लिए किया जा रहा था। एली की यह विशाल सेना विभिन्न प्राणियों से सुसज्जित थी, जिन्हें हथियारों की जरूरत ही नहीं थी। उनके अंग ही उनके हथियार थे। घने जंगलों के बीच स्थित इस मैदान में आज इफरान का इरुबो महोत्सव था, एक उत्सव जिसमें नरबली दी जाती थी किसी भी बाहरी व्यक्ति की, और उसके बाद जंगली जीवों की पूजा का कार्यक्रम होता था। अलेक्जेंडर देख रहा था सामने पड़े एक विशाल सिंहासन को, सिंहासन जो इरुबो महोत्सव में बलि चढ़ाए गए व्यक्तियों की हड्डियों से बना हुआ था। हर नरबली के बाद इस सिंहासन में कुछ हड्डियां और जुड़ जाती, और इस तरह सिंहासन का आकार बढ़ता ही जाता। सभी आदिवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने मुखिया का। दुनिया भर के जंगलों से आए आदिवासियों के सामूहिक जय घोष से जंगल भी थर्रा उठा। अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर देखा। विशाल वृक्षों की ओट से निकला एक भयानक शक्लो सूरत वाला दानवाकार शख्स, जिसके कदमों की धमक से जमीन भी हिलने लगी। उसका नाम था जोलो, इफरान का सरदार और आदिवासियों का मसीहा। अलेक्जेंडर देखता रह गया। 8 फीट के करीब लंबाई और मजबूत डील डॉल वाले इस व्यक्ति की फुर्ती देखते ही बनती थी, लेकिन जितना वह झोलो को देखकर चकित नहीं हुआ, उससे ज्यादा चौंक गया उसके पीछे चलते एक मासूम चेहरे वाले व्यक्ति को देखकर। वह व्यक्ति था दीप, उसका बचपन का दोस्त दीपदास, जो उसके साथ नेताल के खेतों में मजदूरी किया करता था। दीप उस भीमकाय झोलो के पीछे जिस तरह चल रहा था, उससे साफ प्रतीत होता था कि वह झोलो का खास सिपाह सालार है। झोलो का जयघोष तब तक गूंजता रहा जब तक उसने अपना हाथ ऊपर नहीं उठा दिया। उसके हाथ उठाते ही वहां ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। झोलो जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठा, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया। उसके आदेश के बाद ही सभी आदिवासी और इफरान से जुड़े अन्य लोग खड़े हुए। झोलो कुछ इशारा करता, उससे पहले ही अलेक्जेंडर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, यह सब क्या है? यदि मेरे लैब के जानवरों का उपयोग मानव जाति के विनाश के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। अलेक्जेंडर की आवाज के साथ ही वहां सन्नाटा पसर गया। झोलो कुछ देर तक अलेक्जेंडर को घूरता रहा और फिर एक इशारा किया। अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर देखा। एक भाला उसकी आंखों के ठीक आगे लहरा रहा था। दीप की आवाज आने में थोड़ी सी और देर होती तो शायद वह भाला उसके सिर के आर पार हो जाता, लेकिन दीप ने झोलो के कानों में कुछ फुसफुसाया और फिर झोलो के इशारे पर अलेक्जेंडर को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। यह गड्ढा नहीं, एक जेल थी। अलेक्जेंडर दर्द से कराह रहा था। यद्यपि अंदर घास फूस का फर्श होने के कारण उसकी हड्डियां सही सलामत थीं, वह वहीं पड़ा पड़ा यही सोचता रहा कि इस कैद से कैसे आजादी पाए। उसने दीवार पर खांचे बनाकर चढ़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह दीवार में कोई खांचा बनाने की कोशिश करता, मिट्टी भर भराकर गिर जाती। अलेक्जेंडर को महसूस हुआ कि अगर उसने दीवार को और अधिक कुरेदा तो मौत का यह कुआं ढह सकता है और उसमें वह जिंदा ही दफन हो जाएगा। अलेक्जेंडर को समझ में आ गया था, इस गड्ढे की दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलना असंभव था। सूरज आसमान में चढ़ता उतरता रहा, लेकिन उसे आशा की कोई किरण नजर नहीं आई। भूख के कारण उसकी आंतें कुलबुलाने लगीं, होंठ और गला सूखने लगे, लेकिन भोजन या पानी का कहीं कोई नामो निशान न था। अलेक्जेंडर आसमान की ओर ताकता रहा, किसी चमत्कार के इंतजार में, लेकिन 2 दिन गुजर गए, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। दिन भर मवेशी की तरह कुछ न कुछ चरते रहने का आदी था अलेक्जेंडर। घंटे भर भी भूख सहन न कर पाने वाला अलेक्जेंडर यहां 2 दिन से भूखा प्यासा पड़ा था। अब तो उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की भी ताकत नहीं रही थी। वह बुदबुदाता रहा, हे गॉड, या तो मुझे खत्म ही कर दो। इस तरह जीने से तो मर जाना अच्छा है। मौत अपने सिर पर मंडराती नजर आ रही थी अलेक्जेंडर को। उसकी आंखें कुछ देर के लिए खुलती, आसमान भी धुंधला नजर आता और फिर वह बेहोश हो जाता। इसी बीच अचानक अलेक्जेंडर को महसूस हुआ अपने माथे पर कोई कोमल स्पर्श। अर्ध बेहोशी की हालत में भी वह थर्रा उठा, अपने माथे पर छत्र किए किसी सांप की आशंका से। उसने कांपते हुए अपनी आंखें झपकाईं। उसकी आंखों के ठीक सामने एक सांप था। वह घिसटते हुए उससे दूर सरका। तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई, श्श, श्श। अलेक्जेंडर ने अपने माथे पर हाथ फिराया, यह देखने के लिए कि क्या सांप उसे डस चुका था। फिर वही आवाज आई, शश शश। अब वह होश में था। यह आवाज ऊपर से आ रही थी। उसने फिर उस सांप की ओर देखा और खुद की मूर्खता पर मुस्कुरा उठा। यह कोई सांप नहीं, बल्कि हवा में लटकती हुई एक रस्सी थी। अलेक्जेंडर ने कृतज्ञ भाव से ऊपर देखा। उस गड्ढे में झांक रहा था दीप।
अलेक्जेंडर की कमजोर देह में एक ऊर्जा भर आई, उम्मीद की यह किरण पाकर। उसने वह रस्सी अपनी कमर पर बांध ली और कुछ ही देर पश्चात वह उस जेल से आजाद था। दीप ने एक मरियल बच्चे की ओर देखकर कहा, यह तुम्हें एक दलाल तक ले जाएगा। मैंने भुगतान कर दिया है, वह तुम्हें स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंचा देगा। बस एक बात याद रखना, वापस कभी इफरान के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अलेक्जेंडर के लिए यह आसमान से टपका, खजूर में अटका वाली स्थिति थी। तिरुवनंतपुरम पहुंचते ही वह फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न था, न आंजनेय सर की हत्या का और न ही लैब में कोई अवैध प्रयोग करने का। वह बड़ी आसानी से जमानत पर छूटकर बाहर आ गया और बाहर आते ही सबसे पहले पहुंचा एंजल के घर। एंजल उसे देखते ही आग बबूला हो उठी। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने लगी। तभी अलेक्जेंडर बोला, मैं सब बताऊंगा, एकदम सच। एंजल रुक गई और ध्यान से अलेक्जेंडर का चेहरा देखने लगी। अलेक्जेंडर बोला, एलिना और अब्राहम को खोने के बाद मैं पागल हो चुका था। बस मुझ पर एक ही धुन सवार थी, उस हथिनी की हत्या करना जिसने बेरहमी से मार डाला मेरे बेटे को। इसके लिए मुझे चिड़ियाघर को अपने कब्जे में लेना था और यह सिर्फ कानूनी तरीके से हो सकता था। इसीलिए मैंने आंजनेय सर को मेडिकली अनफिट कर खुद उनकी जगह लेनी चाहिए। इसी चक्कर में मुझसे उनकी हत्या हो गई। मुझे तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर के मुख्य जीव वैज्ञानिक का पद मिल गया और मैंने मार डाला उस हथिनी के पूरे परिवार को। उसी नस्ल का मैंने खात्मा कर दिया जिसे कभी मेरे ही प्रयासों से बचाया गया था। लेकिन मेरा पागलपन मिटा नहीं। उस नस्ल को मिटा देने के अपराध बोध ने मुझे उन प्रयोगों की ओर धकेल दिया जिन्होंने ऐसे जानवर पैदा किए जो किसी परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक हैं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं और इसमें मेरी मदद अगर एलिना के अलावा कोई कर सकता है तो वह तुम हो, एंजल। एंजल की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था। अलेक्जेंडर को उम्मीद थी कि एंजल उसे अपना लेगी, लेकिन एंजल ने अलेक्जेंडर से आंखें मिलाए बिना ही धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। अलेक्जेंडर टूटे दिल के साथ लौट आया था अपनी महबूबा के दर से। अलेक्जेंडर की लैब में तैयार विचित्र जीव अब इफरान के कब्जे में थे। इफरान के पास वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी। अलेक्जेंडर जानता था कि कुछ ही महीनों में वह सेना तैयार हो जाएगी जो दुनिया का नामो निशान मिटा देने में सक्षम है। उसने अपनी लैब फिर से तैयार करना शुरू कर दी। इस बार उसने अपने साथ कुछ बेहद प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स को भी जोड़ लिया था। उसका उद्देश्य था एली और अन्य विचित्र जीवों के खिलाफ ऐसे हथियार तैयार करना जो एली की सेना का मुकाबला कर सकें। शीघ्र ही उसने अपने द्वारा तैयार मच्छर जितने छोटे सांपों, मॉस्की स्नेक के जहर का एंटीडोट तैयार कर दिया। लेकिन इतने भर से कहां काम चलता। उसे अन्य हथियार भी बनाने थे। साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों व सेना को उस खतरे के प्रति आगाह भी करना था जो शीघ्र ही आने वाला था। और इसके लिए उसने कोशिश शुरू कर दी, रॉ प्रमुख से मिलने की। एडी छोटी का जोर लगा देने के बावजूद अलेक्जेंडर को रॉ प्रमुख राघव शुक्ला से मिलने के लिए महज 2 मिनट मिले। रॉ चीफ से मिलने के लिए अलेक्जेंडर पूरी तैयारी करके आया था। 2 मिनट से भी कम समय में उसने सब कुछ कह सुनाया और अपनी बात का अंत करते हुए बोला, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा, जब मच्छर जितने छोटे उड़ने वाले सांप, स्टील से भी मजबूत जाले बनाने वाली मकड़ियां, एक सींग वाले खूंखार शेर, धारदार कटार जैसे पंखों वाले पक्षी और चलने वाले पेड़ हम पर चौतरफा हमला करेंगे। कमरे में खामोशी छा गई थी। अलेक्जेंडर को एक बार तो लगा कि उसकी अजीब बातों पर ठहाकों की बौछार हो जाएगी, लेकिन नहीं। रॉ चीफ और उनके साथ बैठे अधिकारी की मुख मुद्रा बहुत गंभीर थी। अलेक्जेंडर को खुशी हुई कि कोई तो था जो उसकी बातों की गंभीरता को समझ रहा था। मीटिंग उसी गंभीरता के साथ खत्म हुई जिसकी उम्मीद अलेक्जेंडर को थी। रॉ चीफ ने अलेक्जेंडर की आंखों में देखते हुए कहा, देश को बचाने के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे हम बेशक उठाएंगे। अलेक्जेंडर इस मुलाकात से खुश होकर वहां से चल पड़ा, लेकिन जाते हुए उसने जो सुना वह उसके अरमानों पर तुषारापात की तरह था। अपने साथ बैठे अन्य अधिकारी से रॉ चीफ कह रहे थे, अपने चाहने वालों को खो देने से किसी का भी मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। अलेक्जेंडर अपनी अंडरग्राउंड लैब में निराश बैठा था। वह चाहता तो था कि चीख चीख कर लोगों को जगाए कि उनके सिर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एलिना और अब्राहम को वह पहले ही खो चुका था। एंजल उसकी जिंदगी में आंधी की तरह आई और तूफान की तरह लौट गई। रॉ चीफ से मुलाकात भी निष्फल रही। वह हारा हुआ महसूस कर रहा था। इच्छा तो हो रही थी साइनाइड की एक बूंद अपनी जीभ पर रखे और हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाए, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता था। उसने ही दुनिया को मौत के दलदल में धकेला था और अब उसकी जिम्मेदारी थी इस दलदल से सभी को बचाने की।
विचारों के झंझावात से जूझता वह कभी साइनाइड की ओर देखता और कभी दर्पण को। न जाने कौन सा कदम उठाने की सोच रहा था वह। तभी अचानक वर्चुअल मोबाइल घनघना उठा। सामने से आवाज आई, हेलो आदित्य। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके कानों में उबलता हुआ लावा उड़ेल दिया हो। इस आवाज से वह बचपन से ही नफरत करता था। जब पूरे दिन खेतों में मजदूरी के बाद यही आवाज कहती, जा खाना बना ले भिखारी की औलाद, यहां रखता हूं, यह भी कम है क्या जो खाना भी मैं ही बनाऊं। मामा हेमचंद की आवाज सुनते ही आदित्य उर्फ अलेक्जेंडर अपने बचपन की यादों में लौट गया था, जिन्हें वह हमेशा के लिए भुला देना चाहता था। हेमचंद ने बोलना जारी रखा, एक बुरी खबर है, अपने आप को संभालना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अलेक्जेंडर कुछ न बोला। वह मन ही मन कह रहा था, तुम जैसे अपने साथ हो तो किसी दुश्मन की जरूरत भी नहीं। हेमचंद ने अपनी आवाज को नाटकीय रूप से भावुक बनाते हुए कहा, तुम्हारे पिता नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे लगे कि अलेक्जेंडर को खबर सुनकर सदमा पहुंचा हो। उसके लिए यह महज एक खबर ही थी, जैसे अखबारों में होती है, सड़क दुर्घटना में एक की मौत। ये वह एक सिर्फ संख्या है। जिस एक की मौत हुई है उसका भी कोई नाम होगा, जैसे अलेक्जेंडर के वास्तविक पिता का नाम मोहनलाल था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में लाखों लोग मरते होंगे हर दिन, परायों की मौत एक आंकड़ा ही तो है। अलेक्जेंडर ने केवल इतना कहा, रेस्ट इन पीस, और कॉल काट दिया। और कॉल कटने के बाद अलेक्जेंडर के दिमाग में जो चेहरा सबसे पहले कौन था, वह मोहनलाल का नहीं बल्कि उसकी मां शांति का था। पहली बार उसे एहसास हुआ मां को कितना धक्का पहुंचा होगा जब उसने अपने दर से मां बाप को बेइज्जत करके लौटा दिया था। कितना दुख पहुंचा होगा मां को। क्या वह यह सोचकर नहीं आई होगी कि राज खुलते ही उसका बेटा चरण छुए न छुए, उसे गले से तो लगा ही लेगा। इतने दिन अलेक्जेंडर को ख्याल भी ना आया था कि किस बेदर्दी से उसने मां की ममता को ठुकरा दिया था। और आज अलेक्जेंडर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? धन दौलत की? प्रसिद्धि की? नहीं, उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रेम की। और उसी प्रेम की तलाश में उसने फिर से कॉल लगाया अपने मामा को, एड्रेस लिया अपने पैतृक गांव का और चल पड़ा एक अनजान सफर पर। कहां लैब की वह घुटन और कहां खुली हवा अपने पैतृक गांव की। अलेक्जेंडर को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। हरे भरे खेत, छोटा सुंदर मंदिर, गांव के प्रवेश द्वार पर ही एक नक्काशीदार बावड़ी और कमल के फूलों से लकदक तालाब। क्या खूबसूरत नजारा था उसके गांव का। गांव के बीचों बीच स्थित एक संकरी सी नदी थी, जो शहर में होता तो बरसाती नाला कहलाता और अब तक गटर में तब्दील हो गया होता। इसी मौसमी नदी के किनारे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच वह मंदिर स्थित है, जहां मोहनबा अक्सर माला झपते हुए दिख जाते थे। अलेक्जेंडर को यहां कुछ ऐसा नहीं लगा जिसके बारे में वह पहले से परिचित हो। उसकी धुंधली से धुंधली यादों में भी यह गांव कहीं नहीं था, और नहीं थे मोहनबा और शांतिबाई, जो उसके जैविक माता पिता थे। अलेक्जेंडर ने जैसे ही मंदिर के पास स्थित उस छोटे से घर में कदम रखा, औरतों के सामूहिक रुदन से वह सिहर उठा। गांव में किसी मृत्यु पर 12 दिनों तक औरतें शोक मनाया करती थीं। अलेक्जेंडर को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। आदमी तो जाजम पर बैठे बैठे पंचायत करते रहते, औरतें ही थीं जिनके हिस्से शोक मनाना लिखा था। अलेक्जेंडर को यहां रुकना असुविधाजनक तो लगा, लेकिन वह रह गया क्रियाकर्म के लिए। इसी दौरान बातों ही बातों में एक बुजुर्ग ने बताया, शरीर काला था मगर आंखें तो मोहन की एकदम नीली पड़ गई थीं। एक बार तो सांप के डंसने का संदेह हुआ, लेकिन दांतों के निशान कहीं नहीं मिले। केवल गले पर एक डंक का निशान था, जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। यह सुनना था कि अलेक्जेंडर के होश उड़ गए। उसने ग्रामीणों को जल्दी से जल्दी गांव खाली करने की सलाह दी और क्रियाकर्म भी अधूरा छोड़कर वह अपनी मां को लेकर तिरुवनंतपुरम आ गया और आते ही जुट गया लैब में। उधर गांव वाले बुक्का फाड़कर हंस रहे थे अलेक्जेंडर पर और शांति की निंदा कर रहे थे पति के 12वें तक घर से बाहर न निकलने की परंपरा तोड़ने के लिए। उधर कुछ ही दिनों के अंतराल में देश भर के अखबार गौपुर की खबरों से अटे पड़े थे। विचित्र बीमारी से गौपुर गांव में मौत का कहर जारी। शोधकर्ताओं ने भी संशयपूर्वक बताया, कोई जहरीला पदार्थ खाने से या किसी जीव के डंक से मौतें हो रही हैं। केवल अलेक्जेंडर ही था जो जानता था, मौत दस्तक दे चुकी थी जीवन के दरवाजे पर। अलेक्जेंडर अपनी लैब में रिसर्च स्कॉलर्स के साथ सिर खपा रहा था, तभी डोरबेल बजी। अलेक्जेंडर ने वर्चुअल स्क्रीन पर देखा तो पल भर के लिए उसकी धड़कनें रुक गईं, यह देखकर कि एंजल उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वह भागा लैब से बाहर की ओर, लेकिन दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले मां दरवाजा खोल चुकी थी। एंजल उन्हें देखकर चौंकते हुए बोली, आप यहां? शांति देवी और एंजल की पहली मुलाकात जिन परिस्थितियों में हुई थी, उनमें यह कल्पना कर पाना संभव नहीं था कि शांति
एलेक्जेंडर के घर का दरवाजा खोलकर पूछेगी, आपको किससे मिलना है? बात संभालने के उद्देश्य से एलेक्जेंडर बोला, मॉम, ये एंजल है। आप पहली बार यहां आई थी तब आप मिली थी ना इससे? कुछ याद करने की कोशिश करती हुई शांति दरवाजे से दूर हट गई। एंजल दंदनाते हुए एलेक्जेंडर के पास गई और बोली, ये यहां क्या कर रही है? एलेक्जेंडर अचंभित था। एंजल ऐसे बात कर रही थी जैसे यह घर उसका ही हो। एलेक्जेंडर को भी यह अच्छा लगा। वह एंजल को ऊपर अपने कमरे में ले गया। एंजल दरवाजा बंद करते ही झपटी एलेक्जेंडर पर और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, क्यों क्यों मुझसे प्यार किया? मेरे डैड के कातिल से ही क्यों मोहब्बत हुई मुझे? एलेक्जेंडर क्या जवाब देता? वह बेतहाशा चूमने लगा एंजल को और देखते ही देखते दोनों फर्श पर ही एक दूसरे में समाहित हो जाने लगे। सोई हुई मोहब्बत पुनः जाग उठी थी। कुछ दिनों पहले एलेक्जेंडर के दक्षिण अफ्रीका के जंगल से भाग जाने के बाद सबसे पहले जिस पर शक हुआ वह दीप ही था। दीप को गिरफ्तार करके डाल दिया गया उसी गड्ढे की कैद में। भूख प्यास से मरता क्या न करता। उसने झोलो तक संदेश पहुंचाया, एक अंतिम अवसर दे दो, मैं स्वयं को साबित करके दिखाऊंगा। झोलो ने खूब सेवा की थी इफ्रान संगठन की। उसे अंतिम अवसर मिला जब झोलो ने कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जाओ और अंत की शुरुआत वहीं से करो जिसे तुमने यहां से भगाने का अपराध किया है। यदि दोबारा तुमने धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी बीवी और बच्चे हमारी नजरों में ही हैं। और इसी आदेश के कुछ दिनों बाद एक जहाजी बेड़े में कांच का एक पिंजरा लेकर दीप निकल चुका था भारत के लिए। एलेक्जेंडर जानता था कयामत की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वह बेबस था। उसे समझने वाला कोई नहीं था सिवाय मां और गर्लफ्रेंड एंजल के। एक सुबह जब वह बेचैन होकर चक्कर काट रहा था अपनी लैब में, एंजल ने उसे एक उपाय सुझाया। एक ही बात को अगर अलग अंदाज से कहा जाए तो हो सकता है उसका असर हो जाए। एलेक्जेंडर ने अजीब निगाहों से एंजल को घूरा। एंजल बोली, हम अपनी बात कहने के लिए उस माध्यम का उपयोग करेंगे जो भुला दिया गया है। हम खत लिखेंगे हर जिम्मेदार व्यक्ति को, पुलिस से लेकर सेना तक, बाबू से लेकर आईएएस अफसर तक, छुटभैये नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक। हम हर किसी को खत लिखेंगे और बताएंगे कि गौपुर में हो रही मौतों का कारण क्या है, कौन सा संकट मंडरा रहा है हम पर, किस तरह आने वाले खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। एलेक्जेंडर पर इस विचार का कोई खास असर न हुआ। वह बोला, मैं रॉ चीफ तक से मिल चुका हूं। जब आमने सामने हुई मुलाकात से कोई फर्क न पड़ा, जब सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट्स पर लोग हंस रहे हैं, यह खत लिखकर हम क्या उखाड़ लेंगे। एलेक्जेंडर ने यह प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया, मगर एंजल का दिल न माना। उसने ढेर सारे पत्र लिखे, इस उम्मीद में कि कोई तो जागेगा आने वाले खतरे के प्रति। एक रोज जब एलेक्जेंडर चिंतन में मग्न था, अचानक ही उसे घर में कंपन महसूस हुआ। किसी अनहोनी के भय से वह भागा अपनी अंडरग्राउंड लैब की ओर। वह देखता है, उसका एक सहायक तौफीक फर्श पर पड़ा था। उसका सीना गोलियों से छलनी था। एलेक्जेंडर ने उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन देखते ही देखते वह दम तोड़ चुका था। दीप एक शैतानी हंसी हंसा और फिर बोला, क्या तुम्हें पता है, मॉस्की स्नेक के काटने का जरा सा भी एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में भयंकर जलन के साथ शरीर काला और आंखें नीली पड़ने लगती हैं। नाक, कान और मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन मौत इतनी आसानी से नसीब नहीं होती। शिकार तड़पता है, छटपटाता है, जिसे देखकर यह जहरीला मच्छर खुशी के मारे हवा में नाचने लगता है। यह मच्छर। इतना कहते ही दीप ने एक चट्टान के पीछे से कांच का एक पिंजरा निकाला। रॉबिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही दीप ने अपनी कलाई घड़ी का एक स्विच दबाया और पिंजरे पर एक छोटा सा छेद हुआ। पल भर में ही रॉबिन ने देखा, उसकी आंखों के आगे मच्छर जितना छोटा एक सांप मंडरा रहा था। रॉबिन का चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। वह भागने के लिए मुड़ता, उससे पहले ही फुफकारता हुआ वह मच्छर, मॉस्की स्नेक, रॉबिन की गर्दन पर डस गया। रॉबिन को डसने का पता भी न चला। रॉबिन गुफा के दरवाजे तक पहुंचता, इससे पहले ही खून की उल्टियां शुरू हो गईं। उसने कातर निगाहों से दीप को देखा। दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, इफ्रान में पैसे के लिए काम करने वाले दगाबाजों की कोई जरूरत नहीं है। झोलो को चाहिए समर्पण, पूर्ण समर्पण। घुटनों के बल बैठा रॉबिन बेतहाशा दर्द के मारे छटपटाने लगा। दीप ने सेफ्टी बॉक्स उठाया और उसमें से वह सूट निकाला। सूट पहनते ही उसका बदन एक जादुई एहसास से भर गया। उसने कलाई घड़ी की सहायता से मॉस्की स्नेक को वापस पिंजरे में घुसने का निर्देश दिया और फिर पिंजरा लेकर रॉबिन के बताए अनुसार स्विच ऑन किया। सूट में जैसे हवा भरने लगी और वह एक गोलाकार आकृति में बदल गया। रॉबिन देखता रहा। एक विस्फोट के साथ गुफा की छत में छेद करती हुई वह गेंद उसकी नजरों से ओझल हो गई। रॉबिन की आंखों से अश्कों की कुछ बूंदें टपकीं और कुछ ही देर में उसका शरीर बीच में से ऊपर उठने लगा। वह धनुष की तरह तन गया। मरते वक्त उसकी नीली आंखें खुली की खुली रह गई थीं।
हड्डियों के सिंहासन पर बैठा झोलो और उसके अनुयायी दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे उस चमत्कार का जो आज उन्हें दिखने वाला था। रूस के मशहूर बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर एलेक्सेई चिकातिलो ने जैसे ही अपने लैपटॉप को खोला और निर्देश टाइप किया, विशाल पिंजरे का दरवाजा खुला और उसमें से निकली एक विशाल हथिनी जिसके आगे के पैरों की बनावट इंसानी हाथों जैसी थी। इसके कान भी इंसानों जैसे ही थे, मगर नाक के रूप में छोटी सी सूंड सुअर की थूथन जैसी प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ती, धरती मानो किसी भयंकर भूकंप से कांप उठती। डॉक्टर एलेक्सेई के लैपटॉप द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस हथिनी एली ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर झोलो को सलामी दी। 2 पैरों पर खड़े होने के बाद एली की ऊंचाई थी करीब 60 फीट, जिसे देखकर झोलो ने अपने दांतों तले अंगुली चबा दी। और इसके बाद एली ने घूरकर देखा दी सनशाइन न्यूज के अपहृत पत्रकार डेविड को। डेविड मैदान के ठीक बीच में खड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। एली से नजर मिलते ही डेविड की रूह कांप उठी। एली की रक्ताब आंखों में जैसे गुस्सा भरा हुआ था, गुस्सा आधुनिक मानव जाति के प्रति। एली किसी विशाल दानव सी प्रतीत हो रही थी। वह हौले हौले डेविड की ओर बढ़ी। आदिवासी आंखें फाड़कर इस वहशीपन को देखे जा रहे थे। सभी की धड़कनों की रफ्तार दोगुनी हो चुकी थी। एली डेविड के नजदीक आ चुकी थी। भय से थरथराते हुए डेविड ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एली ने उसे अपने हाथ से पकड़कर हवा में उठाया और झोलो की ओर देखकर मुस्कुराई। फिर एली ने जो किया वह देखकर क्रूर से क्रूर व्यक्ति के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एली ने हवा में लटके हुए डेविड के दोनों पैरों को अपनी अंगुलियों से पकड़ा और फिर एक ही झटके में उसे 2 भागों में चीर दिया। इसके बाद डेविड के दोनों हिस्सों को हवा में उछाल दिया। अचानक ही तेज आग से लोगों की आंखें चौंधिया गईं। डेविड के शरीर के दोनों टुकड़ों को हवा में ही जलाकर राख कर दिया आग उगलने वाले चमगादड़ों ने। और इसके साथ ही विभिन्न पिंजरों से निकले एली के अन्य सैनिक, जिसमें शामिल थे मगरमच्छ, घड़ियाल, दैत्याकार भालू, धारदार पंखों वाले चील, गिद्ध और बाज, स्टील से भी मजबूत जाले बनाने वाली मकड़ियां, एक सींग वाले शेर और इन सबसे विचित्र चलने फिरने वाले रक्त पिपासु बरगद। झोलो और उसके लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे इस विचित्र किंतु भयावह कर देने वाली सेना को। पूरा जंगल डॉक्टर एलेक्सेई चिकातिलो के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। लेकिन इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। उल्का पिंड की तरह आसमान से एक विशाल गेंद उस मैदान में आकर गिरी। खौफ के मारे सभी पीछे हट गए। डॉक्टर चिकातिलो ने अपना लैपटॉप संभाल लिया, किसी खतरे की स्थिति में एली को निर्देश देने के लिए। झोलो अपना भाला पकड़कर खड़ा हो गया। सुरक्षा के लिए उसे घेर लिया था उसके अंगरक्षकों ने। सभी देखते रहे। वह गेंद इंसानी आकृति में बदल चुकी थी। यह नकाब पोश इंसान झोलो के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। झोलो और उसके अनुयायियों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर अपना मास्क उतारा और झोलो के सामने झुकते हुए कहा, मैं हूं दीप दी डिस्ट्रॉयर। मैंने इतनी अजीब मौतें कभी नहीं देखी। मैं खुद IAS बनने से पहले एक डॉक्टर था। मैं जहां तक समझ सकता हूं, गौपुर में हो रही मौतों के पीछे कोई ना कोई तो राज है। कोबरा, वाइपर या करैत काट ले तो भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती। मधुमक्खी के डंक सा निशान और ऐसी क्रूर मौत, कुछ तो गड़बड़ है। पाली के जिला कलेक्टर डॉक्टर मुरलीधर ने चिंतित स्वर में अलेक्जेंडर से कहा। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और झुककर फुसफुसाते हुए बोला, कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात का, आप भी नहीं। लेकिन यह सच है कि अब तक लड़ी गई किसी भी जंग से बड़ा एक महायुद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है। हमारी आंखें बंद कर लेने से इंसानी शक्ल की हथिनी एली, जहरीले डंक मारने वाले मॉस्की स्नेक या एक सींग वाले शेर अपना रास्ता नहीं बदलने वाले। एली मेरी तरह ही जिद्दी है। अगर उसने ठान लिया है आधुनिक मानव जाति को तबाह करने का, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके साथ जो सेना है उसका मुकाबला सभी विकसित देशों की सेनाएं मिलकर भी नहीं कर सकती। एली पर असर नहीं होगा किसी गोली, किसी बम का, सिवाय परमाणु बम के। और परमाणु बम के उपयोग का मतलब है उसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे। कलेक्टर मुरलीधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और कुछ ही क्षणों में यह आश्चर्य एक मुस्कान में बदल गया। अलेक्जेंडर गुस्से से दंदनाता हुआ इस तरह खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी पीछे गिर पड़ी। वह चीखा, हर कोई मुझे पागल समझता है, हर कोई, लेकिन एली और उसकी सेना को मैंने ही बनाया है।
केवल मैं ही हूं जो उनका सामना करने में मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें मरना ही है तो कनपटी पर रिवॉल्वर रखो और मर जाओ, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है आम जनता को मौत के मुंह में धकेलने का। शोरगुल सुन सभी सुरक्षाकर्मी अंदर आ चुके थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अलेक्जेंडर छटपटाते हुए चीखता रहा, मरोगे, सब मरोगे। सुरक्षाकर्मी उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगे। तभी कलेक्टर ने उन्हें आदेश दिया, उसे छोड़ दो और अपनी बात कहने दो। गुस्से से उफनता हुआ अलेक्जेंडर अचानक जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कलेक्टर ने अलेक्जेंडर के पास आकर कहा, मैं तुम्हें 20 जांबाज पुलिसकर्मी दे सकता हूं, बस। ये सुनते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर बच्चों सी भोली मुस्कान उभर आई। विशाल जहाजी बेड़े में एली की सेना रवाना हो चुकी थी, अपने जन्म स्थान भारत को ही तबाह करने के लिए। झोलो दक्षिण अफ्रीका में ही रुककर इस तबाही का लाइव टेलीकास्ट देखने वाला था, ताकि इस युद्ध में जीत के पश्चात पूरे विश्व में विजय की पताका लहराने की योजना पर काम किया जा सके। कांडला बंदरगाह से कई किलोमीटर पहले ही डॉक्टर एलेक्सेई चिकातिलो ने पक्षियों को पिंजरों से आजाद कर दिया। जलचर और सरीसृपों को तट तक पहुंचते पहुंचते समंदर में छोड़ दिया गया। कांडला के तट पर गुजरात के मुख्यमंत्री हर्षद पटेल स्वयं मौजूद थे, गिर वन्यजीव अभयारण्य के लिए लाए जाने वाले अफ्रीकन सिंहों का स्वागत करने के लिए। मीडिया का भारी जमावड़ा था इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक थे और सत्ताधारी दल ने साफ इशारा कर दिया था मीडिया कर्मियों को इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए। तय समय पर पिंजरे कांडला बंदरगाह पर उतरे। मुख्यमंत्री ने इन पिंजरों की आरती उतारी और मीडिया के सामने लंबा चौड़ा भाषण फेल दिया। इस शुभ अवसर पर यह सब चल ही रहा था कि अचानक समंदर के पानी में हलचल होने लगी। लोगों ने उस ओर देखा ही था कि पानी में से बाहर निकली एक हथिनी, अपने चारों भारी भरकम पैरों पर चलते हुए। सहसा किसी को अपने देखे पर विश्वास न हुआ। मीडिया वालों को लगा शायद कोई विशाल अफ्रीकन हाथी है जो पिंजरे से छूट गया है, लेकिन नहीं। आगे का दृश्य उन लोगों का आखिरी दृश्य होने वाला था। कैमरों का फोकस हथिनी की ओर था। कैमरामैन के हाथ थर थर कांपने लगे। मुख्यमंत्री की आवाज उनके हलक में ही ठहर गई थी जब मदमस्त चाल में चलती हुई वह हथिनी अपने पिछले पांवों पर खड़ी हुई और जोर से चिंघाड़ी। वह दैत्याकार आकृति देख हर कोई सिहर उठा। वहां मौजूद इंसानों के होश उड़ गए थे। यकायक ही अफरा तफरी मच गई वहां। मुख्यमंत्री को उसके सुरक्षाकर्मियों ने संभाला ही था कि अचानक जैसे आसमान ने आग उगली और सुरक्षाकर्मी जलकर भस्म हो गए। मुख्यमंत्री के कपड़े तक जल गए थे इस आग से। हर्षद पटेल ने थर थर कांपते हुए ऊपर देखा। वहां मंडरा रहे थे ढेर सारे चमगादड़, जिनके मुंह से धुआं निकल रहा था। अचानक ही मुख्यमंत्री हर्षद पटेल को अपने सिर पर एक भीमकाय साया महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। एली का भारी भरकम पैर उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। खौफ से थर्राए हर्षद पटेल ने आंखें बंद कर ली थीं अपनी मौत को देखकर। आंखें मूंद कर खड़े हर्षद पटेल के कानों में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंजी। मिनट भर बाद भी जब पटेल ने खुद को जिंदा महसूस किया तो वह फायरिंग में उस हथिनी की मौत के बारे में सोचकर खुशी से चिल्लाया और अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही देखता है वह पैर अब तक हवा में यूं ही ठहरा हुआ था। पल भर में ही एली ने अपना वह पांव हर्षद पटेल के सिर पर पटक दिया। उसके मुंह से एक आह तक न निकली, मगर प्राण निकल गए। जमीन से चिपके हुए उसके दबे कुचले अवशेष एली के आतंक की दास्तान कहने के लिए काफी थे। अनहोनी का आगाज हो चुका था। कुछ ही मिनटों में एली के आतंक की दास्तान पूरे विश्व में फैल चुकी थी। सभी न्यूज चैनल उन वीडियोस का प्रसारण कर रहे थे जिनमें एक राज्य का मुख्यमंत्री असहाय सा मारा गया। पुलिसकर्मियों की गोलियां एली के शरीर से टकराकर ऐसे गिर रही थीं जैसे वे छोटे छोटे कंकड़ हों। एली ने गुस्से से पुलिसकर्मियों की ओर देखा, फिर उनके पीछे देखकर मुस्कुराई। पुलिस वाले जैसे ही पीछे मुड़े, उनके होश फाख्ता हो गए। उनके सामने खड़े थे एक सींग वाले विशाल शेर, सींग जो उनके तीखे दांतों की तरह ही धारदार थे। उनसे बचने के लिए वे समंदर तट की ओर भागे और समंदर में कूद पड़े। एक कांस्टेबल की आंखों में हर्ष था शेर से बच जाने का। वह तैरते हुए एक नाव की ओर बढ़ा। लेकिन यह क्या? अन्य पुलिसकर्मियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक भयानक मगरमच्छ पानी में से निकला और उस तैरते हुए कांस्टेबल को चबा गया।
उसकी चीखों से सभी थर्रा उठे थे। दूसरे पुलिस वाले तेजी से तैरते हुए नाव की ओर बढ़ने लगे। एसआई और एक कांस्टेबल तो उस नाव में चढ़ चुके थे, लेकिन जैसे ही एएसआई नाव तक आया, नाव में बैठे एसआई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया ही था कि एक चमकती हुई मछली हवा में उछली और उसके हाथ पर गिर पड़ी। एक धमाका हुआ, शॉर्ट सर्किट की तरह। एएसआई और कांस्टेबल उसे आंख फाड़कर देखते रहे। उसका शरीर काला पड़ चुका था और वह उसी तरह झुका हुआ था, मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए। कुछ ही पलों में एसआई लुढ़कता हुआ पानी में गिर पड़ा। एएसआई नाव में चढ़ा और जल्दी जल्दी पतवार खेने लगा। वे दूर, इस मुसीबत से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, लेकिन कहाँ जाते। अचानक आसमान से तेजी से उड़ता हुआ एक बाज आया और पतवार चला रहे एएसआई के निकट से गुजरा। कांस्टेबल देखता रहा। एएसआई की गर्दन में से खून का फव्वारा निकला और उसका सिर लुढ़कता हुआ नाव में गिर पड़ा। उसका सिर कटा धड़ पतवार खेता जा रहा था। कांस्टेबल ने आव देखा न ताव एएसआई की रिवॉल्वर निकाली और दर्दनाक मौत से बचने के लिए खुद का ही भेजा उड़ा दिया। एली और उसकी सेना के खौफ से पूरी दुनिया थर्रा उठी। गुजरात के कांडला में हुए नरसंहार पर दिल्ली तक कांप गई थी। तुरंत ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सीबीआई और रॉ चीफ सम्मिलित थे। रॉ चीफ को अच्छी तरह याद थी अलेक्जेंडर से हुई वह मुलाकात, लेकिन मीटिंग में उस मुलाकात का जिक्र करने का मतलब था सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेना। रॉ चीफ भी जिम्मेदार ठहराए जाते लापरवाही के लिए। अलेक्जेंडर ने मीटिंग में शामिल लगभग हर अधिकारी को ईमेल, फैक्स, लेटर या सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन लाल फीता शाही ने उसकी एक न सुनी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद रॉ चीफ ने सेनाध्यक्ष से 2 मिनट की गोपनीय मुलाकात की। इस मुलाकात में रॉ चीफ ने बताया, मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूं जो सेना की मदद कर सकता है। सेनाध्यक्ष ने रॉ चीफ को घूरते हुए कहा, सेना सबकी मदद करती है, सेना को किसी सिविलियन की हेल्प नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। राघव शुक्ला जानते थे, सेनाध्यक्ष वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने स्वयं की थी, अलेक्जेंडर की बात न सुनकर। एली की सेना ने गुजरात के कांडला से जो तबाही मचाना शुरू किया था, वह राजस्थान सीमा तक बेरोक-टोक जारी थी। सेना मोर्चा संभालती, तब तक बेतहाशा कत्लेआम हो चुका था। सेना के टैंक सड़कों पर उतर आए थे। वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन एली की सेना इस कदर बिखरी हुई थी कि सेना को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ हमला करना है, कहाँ नहीं। राफेल, सुखोई, हरक्यूलस, बोइंग, जगुआर, तेजस और मिराज जैसे विमान तैयार खड़े थे युद्धक कार्रवाई के लिए। घेराबंदी के लिए थलसेना चारों दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। पुलिस विभाग असहाय सा इंतजार कर रहा था सेना का। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया था। युद्धक विमानों ने आसमान में उड़ान भर ली। थलसेना भी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक ही देश के विभिन्न भागों में सैनिकों की मृत्यु की खबरें छाने लगी थीं। इन सभी सैनिकों के शरीर पर डंक का एक निशान था। मरते मरते इनकी आंखें नीली और शरीर काला पड़ गया था। बड़ी संख्या में सैनिकों की इस तरह मौत से बाकी सैनिकों के हौसले पस्त होते जा रहे थे। इस समय रॉ चीफ राघव शुक्ला को एक ही शख्स याद आया, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की दुनिया गौपुर के इस घर तक सिमट गई थी। वह दिन रात एंजल के साथ रहता। आखिर एंजल मां बनने वाली थी। अलेक्जेंडर एंजल के सिरहाने बैठा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। सामने से राघव शुक्ला की कातर आवाज आई, देश को तुम्हारी जरूरत है। अलेक्जेंडर लापरवाही से बोला, जरूरत तो एंजल को भी है मेरी। राघव शुक्ला ने लगभग मिमियाते हुए लहजे में कहा, एक तरफ वतन पर मंडराता खतरा है, दूसरी ओर तुम्हारा परिवार। देश रहा तो परिवार भी चैन की नींद सो पाएगा। मिलकर लड़ेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे, अलेक्जेंडर ने आत्मविश्वास से कहा। मौत के साए से डरी सहमी मानवता कातर निगाहों से देख रही थी अलेक्जेंडर की ओर। कुछ ही दिनों में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी लैब में सेना के लिए मॉस्की स्नेक से बचने के लिए विशेष एंटीडोज वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका था। एली और उसकी सेना ने राजस्थान में प्रवेश कर लिया था। खून खराबे में एली ने कोई कसर न छोड़ी थी। लाशें बिखरी पड़ी थीं सड़कों पर। गांव के गांव रातों रात खाली किए जा रहे थे।
और इसी बीच जब आबू रोड को तहस नहस कर एली आगे बढ़ी, सामने का दृश्य देख उसके कदम थम गए। सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा था एक शख्स, जिसे देख एली की आंखों में परिचय की नमी उमड़ आई। एली को सहसा विश्वास न हुआ। सामने खड़ा था एलेक्जेंडर। एली का क्रूर चेहरा जैसे करुणा से भर उठा। एली एलेक्जेंडर की ओर बढ़ी। हजारों फीट ऊपर आसमान से एक विशेष विमान से यह दृश्य देख रहे सैनिक भी चकित हो उठे। एलेक्जेंडर एली के पांव को सहला रहा था। अचानक तेजी से भागता हुआ एक शेर एलेक्जेंडर के नजदीक आया। एलेक्जेंडर जानता था इस शेर के सिर पर जो सींग था वह विशेष तरह के EAM सिग्नल्स को समझने में समर्थ था। शेरों को बस एक ही निर्देश दिया जा रहा था अब, जिसे ये शेर अपने सींगों के माध्यम से समझ पाने में सक्षम थे। सामने जो भी इंसान आए उसे चीर फाड़ कर रख दो। एलेक्जेंडर की सांसें थम गई थीं इस शेर को देखकर। मौत उसके सामने खड़ी थी। शेर के गुर्राते ही एलेक्जेंडर थर थर कांपने लगा। देखते ही देखते वह शेर कूद पड़ा एलेक्जेंडर पर। लेकिन यह क्या, एली ने अपना सिर झटका। स्वर जैसे उसके मुंह के ऊपर से एक सूंड बाहर निकल पड़ी। इस सूंड के एक ही झटके से शेर कई फीट दूर जा गिरा। एलेक्जेंडर खुश था कि एली ने उसे बचा लिया था, लेकिन वह शेर पुनः उठ खड़ा हुआ। सींग द्वारा उसे जो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे वह उनके अलावा कोई भाषा न जानता था, खौफ की भी नहीं। वह भागा एलेक्जेंडर की ओर। भयभीत एलेक्जेंडर ने इस बार अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एली ने पलक झपकते ही शेर को अपनी सूंड में लपेटा और अपने भारी भरकम पैरों के नीचे दबा दिया। देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। एक मुसीबत से छुटकारा मिला तो मुसीबतों का पहाड़ सामने हाजिर था। जल्द ही एलेक्जेंडर ने देखा कई सारे शेर उससे कुछ ही दूरी पर एक वृत्ताकार घेरे में चक्कर काट रहे थे, मानो वहां कोई लक्ष्मण रेखा हो जिसके पार आते ही वे एलेक्जेंडर को चीर कर रख देंगे। एलेक्जेंडर बुरी तरह डरा हुआ था। उसने मदद के लिए एली की ओर देखा और एक विशेष दिशा में हाथ से इशारा किया। एली ने एलेक्जेंडर को सूंड में लपेटा और अपने ऊपर बिठाकर उस ओर चल पड़ी जिस ओर एलेक्जेंडर ने इशारा किया था। कोई शेर जैसे ही एलेक्जेंडर पर लपकता, एली उसे सूंड में उठाकर दूर पटक देती। डॉक्टर एलेक्सेई चिकातिलो हैरान था। एली उसके कमांड को मानने की बजाय एलेक्जेंडर के साथ जा रही थी। एलेक्सेई समझ गया, एलेक्जेंडर के लिए प्रेम एली के DNA में शामिल था। प्रेम विज्ञान पर हावी था। एली एलेक्सेई के प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम का पालन करने की बजाय एलेक्जेंडर के निर्देशों के अनुसार चलती जा रही थी। एलेक्जेंडर का वात्सल्य एलेक्सेई के विज्ञान को हराता जा रहा था। एक सुनसान स्थान पर एलेक्जेंडर ने एली को रुक जाने का निर्देश दिया। यहां दूर दूर तक इंसान समेत किसी जीव का कोई नामो निशान न था। एली बैठ गई एलेक्जेंडर को नीचे उतारने के लिए। एलेक्जेंडर ने एली को बहुत प्यार से पुचकारा और बोला, मैं इस दुनिया में अगर एंजल के अलावा किसी और को दिल से चाहता हूं तो वह तुम हो। एली की आंखें भर आई थीं। उसने अपनी सूंड से एलेक्जेंडर के चरण छुए, जैसे कोई बेटी अपने पिता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रही हो। एलेक्जेंडर की आंखें भी नम हो आईं। वह एली की सूंड सहलाता हुआ उसे ले गया उसके पसंदीदा भोजन की ओर। एली ने देखा सामने केलों का ढेर लगा था। एली यह अप्रत्याशित उपहार देखकर बहुत खुश हुई और केलों की ओर भागी। वह ताबड़तोड़ खाने लगी जैसे वह जन्मों जन्मों से भूखी हो। शायद यह एलेक्जेंडर का स्नेह ही था जिससे एली को आज यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लग रहा था। उसने शुक्रिया कहने के लिए एलेक्जेंडर की ओर देखा। एलेक्जेंडर बोला, मुझे माफ कर देना एली, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल रचना थी। एली कुछ न समझ पाई। वह मशगूल थी विचारों में। लेकिन यह क्या हुआ? अचानक ही जैसे एली के कदमों के नीचे की जमीन सरक गई। वह धड़ाम से गिर गई एक गहरे गड्ढे में। एलेक्जेंडर ने झुककर गड्ढे में देखा। एली की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह बौखला गई थी एलेक्जेंडर के इस धोखे से। एलेक्जेंडर उसे धोखे से ले आया था उस जगह पर जहां अंडरग्राउंड टनल में लो इंटेंसिटी परमाणु बम एली के शिकार के लिए तैयार था। बस एक स्विच दबने की देर थी और एली को धरती की कोख में समा जाना था हमेशा के लिए। एली हतप्रभ थी इस धोखे से, दगाबाजी, वह भी पिता समान एलेक्जेंडर द्वारा। और एलेक्जेंडर तो एली के लिए पिता से भी बढ़कर था, क्योंकि एलेक्जेंडर ने ईश्वर की तरह उसकी रचना की थी। एली पूरी मानव जाति के प्रति घृणा से भर उठी। एली ने अपने चारों ओर देखा। इसे गड्ढे की बजाय एक अंडरग्राउंड लिफ्ट कहना ज्यादा उचित था। एली महसूस कर रही थी
इस लिफ्ट को और नीचे उतारा जा रहा था। एली समझ गई थी कि अब उसे हमेशा के लिए यहीं पर मिट जाना था। वहां ऊपर आसमान में विमान में बैठे सेनाध्यक्ष, सुरक्षा अधिकारी और वैज्ञानिक उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब भूमिगत टनल में एक परमाणु बम के साथ एली के टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8। एलेक्जेंडर वहां से काफी दूर हट गया। वह विकिरण रोधी सूट पहनकर इंतजार कर रहा था इस पल के बीत जाने का। एलेक्जेंडर खुश नहीं था, लेकिन मानवता की भलाई के लिए उसे यही उचित लगा। उसकी निगाहें टिकी हुई थीं घड़ी पर। 7, 6, 5, 4। सभी की धड़कनों की रफ्तार दोगुनी हो चुकी थी। एली ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मौत को गले लगाने के लिए। 3, 2 और 1। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन एलेक्जेंडर का दिल धक से रह गया, यह देखकर कि विस्फोट उस अंडरग्राउंड टनल में नहीं, आसमान में हुआ था। देखते ही देखते सुरक्षा अधिकारियों, सेनाध्यक्ष और वैज्ञानिकों के चिथड़े उड़ गए। एली ने आंखें खोली। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अब तक जिंदा थी। उसने अपने शरीर को सहलाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सच में जिंदा थी। एलेक्जेंडर की सांसें रुक गईं, यह देखकर कि आसमान से आग का एक गोला तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। वह गोला जमीन को चीरते हुए समा गया उस अंडरग्राउंड टनल में। एली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आग का गोला जमीन में धंस गया और सामने था दीप, द डिस्ट्रॉयर। एलेक्जेंडर जोधपुर स्थित सैनिक शिविर में अपराधियों की तरह चिंतामग्न बैठा था। वे एक जीती हुई लड़ाई हार चुके थे। एली उस धोखे के बाद और भी अधिक खूंखार हो चुकी थी। दीप का साथ मिलने के बाद यह सेना मानो अजेय बन गई थी। एलेक्जेंडर के बलबूते मॉस्की स्नेक के जहर से तो भारतीय सैनिक सुरक्षित हो चुके थे, लेकिन फिर भी एली के सैनिक उन पर भारी पड़ रहे थे। भारतीय सेना ने एक नई योजना बनाई। एली द्वारा तबाह कर दिए गए शहरों और गांवों से होकर उसकी सेना पर पीछे से वार करना। यही वह तरीका था जिससे तेजी से आगे बढ़ती एली के पीछे छूटते जानवरों को मारते हुए इस विनाशक सेना को कमजोर किया जा सकता था। भारतीय सेना ने एली की आर्मी पर पीछे से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जीत की उम्मीद जगने लगी थी, लेकिन वे एली की आर्मी को कम आंक रहे थे। जल्द ही भारत के कोने कोने से राजनेताओं, पुलिसकर्मियों और आम जनता की अजीब तरीके से मौत की खबरें आने लगीं। और तो और, एली के कब्जे से छुड़ाए गए शहरों के सैनिक शिविरों में रात के अंधेरे में न जाने कहां से उगाते थे नुकीली जड़ों वाले पेड़, जो प्रातःकाल तक शहर भर में फैल जाते। सुबह थोड़े बहुत जीवित बचे सैनिक अपने साथियों की लाशों को टंगा हुआ देखते इन वृक्षों की जमीन से निकली नुकीली जड़ों में। ये थे एली की सेना के सबसे विचित्र सैनिक, जिन्हें कहा जाता वॉकिंग डेथ। एली की आर्मी के पंछी उड़ते हुए छोड़ जाते थे चलने वाले इन वृक्षों के बीज। ये बीज देखते ही देखते धरती का सीना चीर कर बड़े हो जाते और डालियों से निकलती अपनी जड़ों के सहारे चलते हुए छोड़ जाते तबाही के मंजर। इधर एलेक्जेंडर को सूचना मिली। एली पहुंच चुकी थी गौपुर गांव के मुहाने तक। एलेक्जेंडर ने नए सेनाध्यक्ष से निवेदन किया, मुझे जल्दी से एक विमान उपलब्ध करवाया जाए ताकि मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और मां को गांव से सुरक्षित निकाल सकूं। लेकिन सेनाध्यक्ष का जवाब सुनकर एलेक्जेंडर के होश फाख्ता हो गए। उसने कहा, तुम्हारा परिवार हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हमें पहले रईस, कारोबारियों, बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को बचाना है। एलेक्जेंडर समझ चुका था, अब वह सेना के किसी काम का नहीं रहा था। उसने फैसला किया स्वयं ही गौपुर जाकर अपने परिवार को सुरक्षित वापस लाने का। एलेक्जेंडर जब गौपुर पहुंचा, एली की सेना का कहर जारी था। गांव लाशों से पाट दिया गया था। जमीन के रास्ते गांव में प्रवेश करना खतरनाक था। एलेक्जेंडर ने देखा, एली के खूंखार शेर गौपुर की गलियों में टहल रहे थे। किसी का ध्यान नहीं गया पानी में बहती बांस की एक टोकरी पर, जिसके नीचे एलेक्जेंडर तैरता हुआ मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था। एलेक्जेंडर नदी के किनारे से रेंगता हुआ अपने पैतृक घर में पहुंचा। यहां सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन पत्नी एंजल और मां शांति का कोई अता पता न था। एलेक्जेंडर के पास उम्मीद का एक दिया बरकरार था और वह पहुंच गया मंदिर में, मूर्ति के नीचे स्थित भूमिगत स्थान पर। उसकी सांसों में सांस आई यह देखकर कि उसकी एंजल सही सलामत थी। उसका एक बार भी ध्यान मां शांति की ओर न गया। वह भागकर एंजल के गले लगा और बोला, क्या तुम सुरक्षित हो?
और हमारी संतान? एंजल ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या इसे जन्म देने तक मैं जीवित भी रह पाऊंगी? अलेक्जेंडर ने एंजल के आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरा वादा है। यह कहकर उसने एंजल के होंठों को चूम लिया। एंजल झेंप गई, मां शांति से नजर मिलते ही। अलेक्जेंडर को तो जैसे उसकी उपस्थिति का पता ही नहीं था। अचानक ही कुछ हलचल हुई। सांसें रोककर तीनों उस दरवाजे की ओर देखने लगे। कोई तो था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। दरवाजे के भीतर एक लाल जीभ लपलपाई, तेज फुफकार के साथ। रूह तक कांप गई यह देखकर कि साक्षात मौत के रूप में उनके सम्मुख एक भयानक सांप था, अजगर से कई गुना मोटा और तगड़ा। यह सांप इतना लंबा था कि लंबाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कुछ ही पलों में वह सांप अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डाल फन उठाए खड़ा था, जैसे मौत अलेक्जेंडर की किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। भारतवर्ष में टहलका मचा हुआ था एली की सेना का। जगह जगह धनुष की तरह तनी लाशें आसमान की ओर मुख उठाए मॉस्की स्नेक्स के आतंक की दास्तान बयां कर रही थीं। दैत्याकार भालू रक्त से सना मुंह लिए गलियों में बेखौफ घूम रहे थे। किसी भी बाहरी मुल्क ने भारत की मदद न की। वे अपनी सेनाओं को मजबूत करने में ही जुटे रहे ताकि आने वाले संकट का मुकाबला कर सकें। शेरों के शिकार बने लोगों के तो अवशेष तक ढूंढना मुश्किल था। अंतिम संस्कार करने वाला कोई न बचा था। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग संसद के सामने जुट गए थे। राजनेताओं ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। कोई आगे नहीं आया उन्हें आश्रय देने। लोगों ने मान लिया बचना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। सुरक्षाकर्मी संसद की घेराबंदी करके खड़े थे। अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी कैबिनेट की। कहने को तो यह सुरक्षा उपायों पर चर्चा के लिए थी, लेकिन वास्तव में यह तैयारी थी उन राजनेताओं की सूची बनाने की जिन्हें बचाकर किसी सुरक्षित देश में ले जाया जाना था। बाहर उमड़ी हुई थी आम जनता की अपार भीड़। मरता क्या ना करता, उन्होंने संसद भवन के दरवाजे तोड़ दिए। नाकारा साबित हो रही सरकार के प्रति यह लोगों के विरोध प्रकट करने का अपना तरीका था। संसद की सुरक्षा के लिए खड़े सैनिकों को आदेश मिला, जनता किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। गोलीबारी में कई लोग मारे गए, लेकिन यह भीड़ थी अंधी भीड़। जितने लोग मरते उससे कई ज्यादा आगे बढ़ते जाते। फिर सुरक्षा कर्मियों ने भी भीड़ के आगे घुटने टेक दिए। उन्हें रौंदते हुए आम जनता संसद में घुस चुकी थी। मंत्री सांसद हाथ बांधे खड़े थे जनता की अदालत में। भीड़ में से आवाज उठी, मार डालो, सबको खत्म कर दो। लोग गुस्से से मुट्ठियां भींचते उन वीआईपी महानुभावों की ओर बढ़ रहे थे। उनके होश उड़ गए आम जनता की ताकत देखकर। वह भीड़ आगे बढ़ी मंत्रियों और सांसदों को कुचल देने के लिए। तभी एक नवयुवक की आवाज गूंजी, नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इन्हें नहीं मार सकते, हमें इन पर दया दिखानी चाहिए। मंत्रियों और सांसदों के चेहरों पर कृतज्ञता के भाव उभरे। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्होंने देखा संसद भवन के दरवाजों पर विचित्र जीव, और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये विचित्र जीव थे विशाल मकड़ियाओं। दीवारों पर रेंगती इन मकड़ियों ने संसद भवन को घेर लिया था। देखते ही देखते उन्होंने पूरे संसद को जकड़ लिया अपने मजबूत जालों की कैद में। एक शख्स मकड़ियों को जाले बुनते देख तेजी से बाहर की ओर भागा, लेकिन यह क्या, जैसे वह किसी हाई टेंशन लाइन को छू गया हो। एक तेज झटके के साथ उसके हाथ पैर शरीर से अलग होकर दूर जा गिरे। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए यह दृश्य देखकर। इसके पश्चात किसी की हिम्मत न हुई वहां से भागने की। मकड़ियां अपना काम कर वहां से चली गईं। लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक हजारों चमगादड़ उड़ते हुए आए और बादलों की तरह ऊपर छा गए। खौफ के मारे लोगों का कलेजा तक कांप उठा था। अलेक्जेंडर चीखा, रॉबिन, रॉबिन, कहां हो तुम? उसके चीखने के कुछ देर बाद ही ऐसा लगा जैसे दीवार में हलचल हुई और दीवार के हल्के गुलाबी रंग जैसा ही सूट पहना हुआ रॉबिन दीवार से आगे आया। अलेक्जेंडर इतने वक्त से लैब में जुटा हुआ था अपने काम में, और उसने कुछ हथियार बना लिए थे जो लैब में तैयार उन विचित्र क्रीचर्स के लिए घातक हो सकते थे। इसके साथ ही उसने यह विशेष सूट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी जो एली और उसकी सेना से लड़ने में मददगार था। इस सूट की डिजाइन ऐसी थी कि वातावरण के अनुसार इसका रंग बदला जा सकता था। पेड़ों के बीच यह हरे रंग की पत्तियां ओढ़ लेता, पहाड़ों चट्टानों पर उसी रंग के पत्थर सा नजर आता, पानी में कूदने पर यह नीला हो जाता।
खतरा महसूस होने पर इसके बाहरी छोर पर करंट दौड़ने लगता। इसके विशेष चश्मे से लेजर बीम्स का प्रहार किया जा सकता था अपने शत्रु पर। साथ ही इसके दस्ताने ऑटोमेटिक राइफल की तरह गोलियों की बौछार करने में समर्थ थे। इस सूट को तैयार करने में अलेक्जेंडर के साथ जुटे हुए रिसर्च स्कॉलर्स तौफीक और रॉबिन ने दिन रात एक कर दिया था, और आज उसकी आंखों के सामने तौफीक मृत पड़ा था। अलेक्जेंडर ने लेजर राइफल तान दी थी रॉबिन की ओर। रॉबिन घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना मास्क उतारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोला, मैं तो मजाक के मूड में था, न जाने कैसे हो गया ये सब। अलेक्जेंडर की आंखों में खून उतर आया। मजाक? दुनिया का सबसे खतरनाक सूट पहनकर तुम मजाक करने चले थे? रॉबिन ने अपने आंसू पोंछे और अलेक्जेंडर के कदमों में झुक गया। अलेक्जेंडर ने लेजर राइफल एक ओर रखी और तौफीक के शव को संभालते हुए बोला, यदि पुलिस तक यह बात पहुंची तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं, तौफीक की मौत का राज बाहर नहीं आना चाहिए। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि रॉबिन ने कहा, मुझे माफ कर देना सर। दीप ने मुझे इतने रुपए दिए हैं कि मेरी 24 पुश्तें रईसी से जी सकती हैं। अलेक्जेंडर कुछ समझता उससे पहले ही रॉबिन ने मास्क वापस पहन लिया और एक स्विच दबाते ही वह सूट गेंद की आकृति में बदल गया और रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर उठा। एक विस्फोट के साथ छत में छेद करते हुए रॉबिन आसमान में खो गया। अलेक्जेंडर आंखें फाड़े ताकता रह गया। जो कुछ हुआ था वह उसकी उम्मीद से बाहर था। दिन रात मेहनत करने वाला उसका साथी इस तरह धोखा देगा, ऐसा वह सोच भी न सकता था। रिसर्च में मदद के रूप में मिली बहुत बड़ी राशि के साथ साथ अपनी सारी जमा पूंजी उसने इसमें झोंक दी थी। अलेक्जेंडर के पास अब बिल्कुल समय नहीं था। उसने लैब में ही तौफीक की देह को एसिड से नष्ट कर दिया और सबूत मिटाकर एंटीडोज और बचे खुचे हथियार लेकर लैब से निकल गया। जब वह गुप्त दरवाजे से होकर बाहर निकला, एंजल सामने ही खड़ी थी। अलेक्जेंडर का चेहरा पीला पड़ गया खौफ के मारे, लेकिन एंजल भागती हुई उसके गले लगी और बोली, पाली के कलेक्टर से जवाब आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। अलेक्जेंडर को वहां से भाग जाने का बहाना ही चाहिए था। वह बोला, एक काम करो, सामान पैक करो, मां को भी साथ ले चलते हैं। गौपुर गांव में रहेंगे, जिला मुख्यालय वहां से ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही घंटों बाद अलेक्जेंडर, एंजल और शांति निकल चुके थे अपने गांव के लिए। गौपुर गांव के निकट ही एक पहाड़ी गुफा में अजीब सी पोशाक से सिर से पांव तक ढका दीप चिंतित मुद्रा में रॉबिन के सामने बैठा था। दीप ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अलेक्जेंडर जीनियस है। इतने कम समय में उसने इतना खतरनाक सूट भी बना दिया। अलग ही बंदा है ये। रॉबिन शायद अलेक्जेंडर की प्रशंसा से भन्ना गया था। वह बोला, उसके जितना योगदान इसमें मेरा और तौफीक का भी है। दीप ने रॉबिन को घूरते हुए कहा। लेकिन अलेक्जेंडर को शक कैसे नहीं हुआ कि उसके रिसर्च को इफरान संगठन ही फाइनेंस कर रहा है। रॉबिन मुस्कुराते हुए बोला, इफरान जितना छोटा संगठन दिख रहा है उतना छोटा नहीं है। मुझे हर तरह के कागजात उपलब्ध करवाए गए थे जिनके अनुसार मैं अरबपति कारोबारी एल्टन विलियम्स का बेटा हूं। अलेक्जेंडर के विचित्र जीव जब तक वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनकी सुरक्षा इफरान कर लेगा। लेकिन उसके बाद क्या? जंग तो उन्हें ही लड़नी है ना। उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकने वाले हथियार विकसित करने के लिए फंडिंग करना अजीब कदम न था। अब वे हथियार भी इफरान के ही काम आएंगे। दीप ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, अब तो एली की सेना तैयार भी हो चुकी होगी। मॉस्की स्नेक यानी मच्छर जितने छोटे सांपों का ट्रायल तो सफल हो ही चुका है। बस कुछ ही दिनों में जहाजी बेड़े में एली की सेना कांडला पर उतर जाएगी, जिसमें दिखावे के लिए कुछ अफ्रीकन शेर होंगे, चिड़ियाघर के लिए। रॉबिन ने याचना के अंदाज में कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे? सूट और एंटीडोज तो ये रहे सेफ्टी बॉक्स में, पैसे कहाँ हैं? दीप के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। वह बोला, सूट से ज्यादा जरूरत तो इस एंटीडोज की थी। मॉस्की स्नेक हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब इससे बचने के लिए यह अजीब सी पोशाक नहीं पहननी पड़ेगी। रॉबिन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अब तक उसे पैसा मिलना तो दूर, उसके बारे में दीप से सुनना भी मुमकिन न हुआ। रॉबिन ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, पैसा? काफी देर तक वे आसमान में यूं ही गोल गोल चक्कर काटते रहे और फिर जैसे उन्हें किसी ने आदेश दिया हो, वे उगलने लगे आग। संसद लोगों की चीखों से गूंज उठी थी। जलते तड़पते हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे। जो उन जालों को छू लेता वह एक पल में ही मुक्त हो जाता, हर दर्द से। कुछ ही मिनटों में संसद एक श्मशान में बदल चुकी थी, जहां लाशों के ढेर लगे थे। जले हुए मांस की गंध से आकर्षित होकर कई जंगली जीव संसद की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशाल सांप फन उठाए हुए झांक रहा था अलेक्जेंडर की आंखों में। अलेक्जेंडर ने एंजल को अपने पीछे छिपा लिया था। उस सांप की आंखें नीली थीं, मानो जहर से भरी हुई हों। कुछ देर तक वह घूरता रहा और फिर पीछे सरक गया। अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक वह फुफकारता हुआ लपका अलेक्जेंडर की ओर।
अलेक्जेंडर एंजल को बचाने के लिए मौत को गले लगाने को तैयार था, लेकिन अचानक ही जैसे एक चमत्कार हुआ। मां काली की तरह हाथ में त्रिशूल लिए मां शांति मौत और अलेक्जेंडर के बीच दीवार बनकर निर्भीक खड़ी थी। मां का आंचल अलेक्जेंडर के मस्तक को सहला रहा था। वह नतमस्तक हो गया उस मां के आगे जिसे अलेक्जेंडर ने भुला ही दिया था। वह चिल्लाई, भाग बेटा भाग, एंजल को साथ ले जा। अलेक्जेंडर के पांव जैसे जम गए थे। वह बोला, नहीं मां, आपको मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता मैं। मां डांटते हुए बोली, जितना कहा है उतना कर, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगी एक। अलेक्जेंडर की आंखें भर आई थीं। मां पुनः बोली, तुम्हें मेरी कसम है, एंजल को ले जा, उसके पेट में एक जान पल रही है। अलेक्जेंडर को बीतने वाले युग और आने वाले कल में से एक को चुनना था। वह भागा, एंजल को अपनी गोद में उठाकर। एंजल के लिए एक कदम चलना भी नामुमकिन सा था। आखिर नजदीक ही तो था वह पल जिसके इंतजार में एक मां 9 माह तक बेताब रहती है। वह कुछ ही दूर गया होगा कि मां की चीखें उसके कानों में पड़ी। सामने देखता है जहरीले बिच्छुओं से रास्ता अटा पड़ा था। वह उनके डंकों को सहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन यह क्या, मौत तो जैसे उससे 2 कदम आगे चल रही थी। उसके सामने मौत बनकर खड़ी थी एली, जिसके दिल में अलेक्जेंडर के लिए कभी अगाध प्रेम था, लेकिन धोखे के बाद वह प्रेम घृणा में बदल चुका था। एली की चिंगाड़ से नदी का पानी तक हिल उठा था। वह हौले हौले अलेक्जेंडर की ओर बढ़ने लगी और फिर तेजी से भागी उसे कुचल डालने के लिए। तभी अचानक नदी में से जैसे एक सुनामी उठी। एली ने देखा अलेक्जेंडर वहां से गायब हो चुका था। अलेक्जेंडर को जब होश आया, अंधेरी रात में वह आबू पर्वत की एक गुफा में लेटा हुआ था। उसने देखा एंजल उसके पास लेटी हुई दर्द से कराह रही थी, लेकिन वह अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे जूस भी पिलाती रही थी। वह खुद को जिंदा देखकर इतना खुश न हुआ जितना एंजल को सही सलामत देखकर। उसने पूछा, कितने घंटों से बेहोश हूं मैं? एंजल बोली, 7 दिन हो गए हैं। अलेक्जेंडर ने एंजल का पेट सहलाते हुए कहा, और हमारा बेबी कब आ रहा है इस दुनिया में? एंजल बोली, अब ज्यादा समय नहीं है शायद, अभी तो सहन कर पा रही हूं दर्द, आगे पता नहीं। अचानक अलेक्जेंडर के मन में सवाल उठा, एली से हम कैसे बच गए? वह कुछ पूछता, इससे पहले ही डिस्ट्रॉयर सूट में दीप उसके सामने प्रकट हो गया। अलेक्जेंडर की आंखों में क्रोध की एक ज्वाला उफन आई। वह कुछ कहता, उससे पहले ही एंजल ने उसका हाथ दबाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो, इसने हमारी जान बचाई है। अलेक्जेंडर कुछ न बोला। एंजल चाकू से सेव काटने लगी। गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसका स्वस्थ रहना जरूरी था। दीप ने अपना नकाब नुमा हेलमेट उतारते हुए बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़कर कहा, तुम्हें इस लड़ाई में झोलो का साथ देना चाहिए। उसके पास विश्व भर के आदिवासियों की एक विशाल सेना है और साथ ही है एली की सेना। अलेक्जेंडर कुछ कहता, उससे पहले ही किसी के कदमों की आहट गुफा में गूंज उठी। आखिर कौन था जो गुफा के भीतर पहले से मौजूद था? अलेक्जेंडर ने देखा गुफा के भीतर से डॉक्टर एलेक्सेई चिकातिलो बाहर आया। अलेक्जेंडर कांपती हुई आवाज में बोला, तो क्या तुमने हमारी जान इसलिए बचाई है कि हम दोनों को झोलो के हवाले कर दो? दीप उसके पास आकर बैठ गया था। अलेक्जेंडर की आंखों में भय देख दीप बोला, हमने बचपन में साथ साथ मजदूरी की, मालिक की मार खाई, भूखे सोए। यह दुनिया जालिम है। पूंजीवाद के विनाश के लिए एक बार पूरी दुनिया से आधुनिक सभ्यता का खत्म होना जरूरी है। सोचो एक नई दुनिया के बारे में, जहां समानता हो, न्याय हो, शोषण का नामो निशान न हो। दुनिया जिसमें नवजात बच्चों को उन्नत तकनीक द्वारा प्रकृति के प्रति समर्पित बनाया जाए। उनमें ऐसे विचार, ऐसी शक्तियां डाली जाएं कि वे कुदरत की सुरक्षा के प्रति सचेत हो। हमें समझना होगा कि आधुनिक सभ्यता का युग बीत मां बाद बेसा नहीं हमारा राताओं कर ले रहा। दीप का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि एक चाकू तेजी से उसके गले पर चल चुका था। लहू के फव्वारे से अलेक्जेंडर का चेहरा लाल हो उठा। देखते ही देखते दीप जमीन पर लुढ़क गया। रक्त से सना हुआ चाकू हाथ में लिए एंजल उसके पीछे थी। एंजल बोली, नहीं, मेरा होने वाला बेबी ऐसे किसी झोलों का उपासक नहीं बनेगा। उसके शरीर या दिमाग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दे सकती। वह इंसान है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई सैंपल नहीं। अलेक्जेंडर ने देखा डॉक्टर चिकातिलो दीप की लाश देखकर भी मुस्कुरा रहा था। अलेक्जेंडर ने एंजल को सहारा दिया। एंजल ने चाकू डॉक्टर चिकातिलो की तरफ तान रखा था। वे दोनों पीछे कदम बढ़ाते हुए गुफा के बाहर निकल आए। जैसे ही वहां से भागने के लिए वे पीछे मुड़े, सामने का दृश्य देख उनकी आंखें फटी रह गईं। एली उनके सामने तनकर खड़ी थी और एली के ठीक पीछे थे उसके खौफनाक सैनिक। अलेक्जेंडर सोचता रहा, कुछ ही महीनों में कैसे देखते ही देखते एली की सेना ने पूरे भारत में फैलकर हमला कर दिया इंसानी सभ्यता पर, और एक एकतरफा भयंकर युद्ध छिड़ गया इंसान और जानवरों के बीच।
जिस तरह कौरवों के पास भगवान कृष्ण की सेना और पांडवों के पास स्वयं श्री कृष्ण थे, ठीक उसी तरह मानवों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, मगर जानवरों के साथ स्वयं प्रकृति थी। कुदरत के आगे किसका जोर चलता है। आखिरकार आधुनिक सभ्यता की हार हुई और आज यह अंधेरी काली अमावस की रात, बिजली की कड़कने के बाद गरजते हुए बादलों की डरावनी आवाज और फिर दूर दूर तक फैलती हुई नीरवता। क्या यह वही पृथ्वी है जहां कभी आबाद थीं इंसानों की बस्तियां? कहां खो गईं वे आवाजें हंसने की? कैसे मिट गई तितलियों के पीछे भागते बच्चों की खिलखिलाहट? कहां गया वह जीवन? लेकिन एली इस तरह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए खड़ी हुई और एक पेड़ उखाड़कर उसने एंजल की ओर उछाल दिया। अलेक्जेंडर ने एक ही बार में उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एली हर पल के साथ और भी अधिक आक्रामक होती जा रही थी। वह तेजी से पेड़ उखाड़ उखाड़ कर एंजल की ओर फेंकने लगी, जैसे बारिश हो रही हो पेड़ों की। अलेक्जेंडर उन पेड़ों को अपने डेस्ट्रॉयर सूट की सहायता से रोकने में समर्थ था। थक हार कर एली पुनः की एंजल की ओर। अलेक्जेंडर ने पलक झपकते ही एली को जमीन पर लिटा दिया और उसकी गर्दन पर घुटने टिकाकर बोला, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि इस बच्चे की तरह तुम भी मेरी ही संतान हो। भाग जाओ यहां से और कभी लौट कर मत आना। एली बेसुध सी जमीन पर पड़ी रही। अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर अपना लेजर चश्मा हटाया और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा। फिर वह बढ़ चला अपनी बच्ची और एंजल की ओर। एंजल ने उसे लेटे लेटे ही गले लगा लिया और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। जैसे ही एंजल ने आंखें खोली, उसकी आंखों में एक खौफनाक परछाई उमड़ आई। ये एली थी, जो उसे कुचलने ही वाली थी। एंजल चीखी जोर से। तुरंत ही अलेक्जेंडर ने उछलकर एली की गर्दन पर वार किया। देखते ही देखते उसका सिर धड़ से अलग हो दूर जाकर गिर गया। मरते वक्त एली की आंखों में भी आंसू थे। शायद अब वह चाहती भी यही थी कि अलेक्जेंडर उसे मार डाले। अलेक्जेंडर ने भीगी आंखों के साथ एली का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी एंजल और नवजात बच्ची को लेकर चल पड़ा शहर की ओर। लाशों के ढेर के बीच जीवित बचे चंद लोगों में जीवन की आस जगाने के लिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कैसी लगी कहानी? कहानी ने आपके मन की कितनी गहराई तक स्पर्श किया? कमेंट करके जरूर बताएं। तभी तो मिलती रहेंगी ऐसी अद्भुत कहानियां। और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने समय निकाल के कमेंट किए हैं, जैसे कि कुलविंदर जी, लुधियाना पंजाब से, सुब्रत जी और सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। माफी चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हो तो। आप अपना नाम और कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अगली बार हम आपका नाम ले सकें। तो मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपका अपना अक्षय। अचानक खुशी के मारे एली चिंगाड़ उठी। पीछे ही पीछे हथिनियों की फौज की धमाकेदार चिंगाड़ से पर्वत तक कांप उठे थे। आग उगलने वाले चमगादड़ों ने जंगल को रोशनी से भर दिया। मगरमच्छों और घड़ियालों के तीखे दांत गुस्से से कटकटाने लगे। विशाल सांपों ने सलामी के रूप में जहर उगला। दैत्याकार भालू खुशी के मारे उछलने कूदने लगे। चील, गिद्ध और बाज के कटार जैसे धारदार पंखों और नुकीली चोंच से बचने की कोशिश करते हुए जुगनू हर्ष के मारे तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। करंट मारने वाली मकड़ियों ने स्टील से ज्यादा मजबूत और रुई से भी हल्के अपने जालों में फंसे मरे हुए शिकारों के ऊपर नाचना शुरू कर दिया था। रक्त से सनी हुई अपनी जड़ों को वापस जमीन में धंसाकर बरगद खामोशी से जश्न मना रहे थे। एक सींग वाले सिंहों की गर्जना से पत्ता पत्ता दहल उठा। फिर उन आवाजों में सभी जानवरों का कल्लोल समाहित हो गया। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की खामोशी भी जीत के उस स्वर में शामिल थी। आखिर इस युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तभी एकाएक एली ने अपनी सेना को चुप रहने का इशारा किया। उसके कानों के पर्दों पर कोई अपुष्ट सी आवाज दस्तक दे रही थी। एंजल की बेतहाशा चीखें एक नवजात शिशु के क्रंदन में रूपांतरित हो चुकी थीं। पुनः माहौल में सन्नाटा पसर गया। रोने की आवाज, वह भी इस दुर्दांत बर्बर वहशी नस्ल आधुनिक मानव जाति की। एली घृणा से मुंह सिकोड़ती हुई उस आवाज की ओर बढ़ी। मानव शिशु के क्रंदन से हर कोई परेशान था। अपने दोनों पैरों पर चलती हुई एली अलेक्जेंडर के नजदीक पहुंच चुकी थी। अलेक्जेंडर ने रोते हुए एली के आगे हाथ जोड़ दिए और उस नवजात शिशु को उसके चरणों के आगे रख दिया। हिचकियां भरते हुए वह बोला, मेरे पापों की सजा इसे मत दो। इस बच्ची और एंजल को बख्श दो। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर इन्हें छोड़ दो। रोते रोते वह एली के चरणों में गिर पड़ा था। एली के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। अलेक्जेंडर के दिल में आशा की किरण जगी। शायद एली उस पर मेहरबान हो जाए। अलेक्जेंडर खड़ा हो गया और एली को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन यह क्या? एली के एक ही वार से अलेक्जेंडर उड़ता हुआ गुफा के भीतर किसी चीज से जा टकराया। एक तेज चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया था।
एली ने नवजात बच्ची की ओर देखा। सब एक साथ चीख उठे जैसे कह रहे हो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। अलेक्जेंडर की यह आखिरी निशानी भी मिटा दो। सांपों ने अपने फन उठा लिए थे। कुत्ते और भेड़िए मुंह ऊपर कर जोर जोर से रोने लगे। शेर की दहाड़ से जंगल थर्रा उठा। एली को अपनी सेना की पुकार सुननी ही थी। आखिर झोलो के मार्गदर्शन में, एली के नेतृत्व में ही वे सभी इस बर्बर मानव जाति के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुए थे। एली उस शिशु की ओर बढ़ी। उसने अपना दाहिना पैर उठाया, वह भारी भरकम पैर जिसके नीचे दबकर उस मानव शिशु को मरना ही था। वह शिशु कुचला ही जाने वाला था कि एली की नजरों की टकराहट उस नवजात की मासूम आंखों से हुई। वही मासूमियत जो जंगल के हर जीव में थी, उम्मीद की वही आखिरी किरण जो कभी एली की आंखों में रही होगी। उस नवजात शिशु की आंखों में जैसे प्रकृति मुस्कुरा उठी थी, मानो कुदरत कह रही हो, महानता सृजन में है, विध्वंस में नहीं। सेना चीख रही थी, कुचल डालो, नष्ट कर दो अलेक्जेंडर की आखिरी निशानी को, मिटा दो उस बर्बर नस्ल के अस्तित्व को जिसने यह दुनिया तबाह कर ही दी थी। एली की आंखों में से आंसू की एक बूंद टपकी और उस नवजात शिशु की आंखों के पानी में समा गई। एली का भारी भरकम पैर हवा में ही ठहर गया था। एली की सेना बेताब थी उस नवजात शिशु को कुचले जाते देखने के लिए, लेकिन एली ने अपना पांव वापस खींच लिया था। चीख पुकार मच गई एली की सेना के बीच, जैसे सभी पागल हो चुके हों। अचानक एक दैत्याकार भालू इस भीड़ को चीरते हुए उस नवजात शिशु की ओर बढ़ा। एली उसे रोकना चाहती थी लेकिन रोक न पाई। उस भालू ने नवजात शिशु को अपने एक हाथ में उठाया और दूसरे हाथ से नाखून तान दिया उस नवजात के दिल की ओर। वह नाखून उस शिशु के दिल को चीरने के लिए बढ़ चुका था। सभी जानवर खुशी के मारे चीख रहे थे, एक एली ही थी जो उदास थी। शिशु का क्रंदन बढ़ता जा रहा था। भालू का नाखून उसके सीने तक पहुंच चुका था। तभी अचानक गोलियों की बौछार से वह भालू छलनी हो गया। शिशु उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिरने ही वाला था कि गुफा के भीतर से तेज गति से उड़ता हुआ एक शख्स आया और उसने उस शिशु को थाम लिया। एली देखती रह गई। यह अलेक्जेंडर था, दीप के सूट में। एली ने गुफा के भीतर झांका जहां दीप और एलेक्सेई चिकातिलो मृत पड़े थे। एलेक्सेई का गला कटा हुआ था जबकि चिकातिलो का सिर फट गया था, जैसे कोई चीज तेज गति से उससे टकराई हो। एली समझ गई, गुफा के भीतर से मौत की चीखें अलेक्जेंडर की नहीं, एलेक्सेई की थीं। दीप का डिस्ट्रॉयर सूट वापस अपने मालिक अलेक्जेंडर के पास आ चुका था। देखते ही देखते एली के कई सैनिक डिस्ट्रॉयर सूट की लेजर किरणों से मारे जा चुके थे। एली इससे बौखला उठी। वह भागी अलेक्जेंडर की ओर। शायद एली को अंदाजा नहीं था डिस्ट्रॉयर सूट की ताकत का। एली जितनी तेजी से लपकी थी अलेक्जेंडर की ओर, अलेक्जेंडर ने उतनी ही फुर्ती से एली को अपने दोनों हाथों में उठाकर दूर फेंक दिया।